इनका इनका जो है अम, इनका जो है वो वीडियो जो है वो माइक माइक कनेक्ट नहीं है। माइक भी कनेक्ट कर लें तो फिर हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ। नाशिर साहब, आपकी इजाजत? जी जी, शुरू कीजिए प्लीज। ठीक है, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चिराग हमेश ऑनलाइन नशिस्त, आज तनकीदी नशिस्त का हमने एहतमाम किया है। और आज की तनकीदी नशिस्त में हमने जिन दो तख्लीक़कारों को की निगारिशात का इंतखाब किया है, एक तो महजूर बदर की नज़्म है। महजूर बदर जो है उभरते हुए नज़्म के बहुत अच्छे शायर हैं। और इनकी नज़्में बड़ी तेज़ी से हम संगत में भी देखते हैं। ये इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो आज हमने इनकी नज़्म रखी है। और अनवर ज़हीर रहबर हमारे मारूफ जाने माने अफसाना निगार हैं। रेडियो द बर्डन से भी आपका ताल्लुक है। आज वक्त निकाला है इन्होंने हमारे चिराग हमेश के लिए। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनकी तबीयत भी कुछ नासाज है लेकिन फिर भी वक्त निकाला है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और उनका अफसाना हमने रखा है। तो सबसे पहले तो खैर नज्म होगी। और आज की नशर की सदारत मारूफ अफसाना निगार और शायर और ई मैगजीन है पेंसिलेट, उसके मुदीर हैं राशिद जावेद साहब। उनकी सदारत रखी हमने। तो आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम के शुरू में जब मैं बता रही थी कि मसूद कमर साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी तबीयत काफी नासाज है, तेज बुखार है उनको। तो वो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। बहरहाल प्रोग्राम तो हमें करना है और ये उन्हीं का हुक्म है कि प्रोग्राम अपना कीजिए। अगर वो जरा सी भी उनकी तबीयत संभली तो वो जो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले महजूर बदर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी नज्म सुनाए। नज्म है जिंदगी डिजिटलाइज नहीं होती। ये नज्म जो है चिराग हमेश में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रहा है? जी जी, थोड़ा सा जोर से बोले महजूर, थोड़ा सा जोर से। अच्छा, नज़्म ऐसा है कि ज़िंदगी डिजिटलाइज नहीं होती। हम्म, एक वक्त में पैदा होने वालों का मुकद्दर एक जैसा नहीं होता। एक हम्म, वक्त में पैदा होने वालों का मुकद्दर एक जैसा नहीं होता। एक साथ रहने वाले एक जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे हुए नन्हे मुन्ने शहवानियत से दूर फरिश्तों जैसे चार बच्चे बाप के इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं, मगर लापता जवानी लौट कर नहीं आती। जिंदगी अगर डिजिटलाइज होती तो एक क्लिक पर मैं सारे बनी नौह की खुशियां रिकवर करता, मगर जिंदगी को जमाने ने बुला करके रखा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, खत्म हो गया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया महजूर। आपकी नज़म जिंदगी डिजिटलाइज नहीं होती। जी, महजूर मेहरबानी। इसने जैसे कि मैंने कहा कि उभरते हुए शायर हैं और बड़ी नज़में इनकी कह रहे हैं। और उनकी इनको इनको हम अब जानकारी इनको लोग जानने लगे हैं। और चूंकि इनकी नज्मों में एक बहुत अलग सी सूरत हाल होती है। नज्म की सिर्फ एक गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ कौन पर मौजूद है, पहले मैं ये देखूं। आ, सही है, पहले हम हुसैन नबी से कहते हैं। हुसैन नबी से कहते हैं कि वो नज्म पे गुफ्तगू करें। जिंदगी डिजिटलाइज नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जी, जी अच्छा, मैं एक तो वो ठीक से आवाज नहीं ठीक थी तो मैं सुन नहीं सका। बदर साहब को मैं नज़म देख रहा हूँ, मुझे आप अगर 5 मिनट दे दें तो। बाकी नहीं, क्या अनवान बहुत खूबसूरत। क्या क्या। हाँ, बदर साहब, महजूर इतनी धीमी आवाज में क्यों नजम पड़ी? क्या मैं राशिद साहब इनसे एक बार और पढ़वा लें, क्या करें? अजी बाकी देख लोगों लें, तक हाँ उनकी जी आवाज। कोई और
कोई अर्ज नहीं, साहिब सदर की कोई हर्ज इजाजत नहीं, से अगर 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 एक बार और पढ़ लें तो कोई मसला नहीं, जरूर जरा पढ़वाएं। सा बुलंद आवाजें पढ़े, क्लियर जी आवाजें पढ़े, क्लियर जी वर्ड्स जी करें। महजूर जी जी दोबारा पढ़ लीजिए जी प्लीज। जी, आवाज आ रहा है? जी आवाज आ रहा है? सही आ रहा है? हेलो, जी जी, आ आवाज रही आ रहा हाँ है? आवाज आ आ रही रही। है। जी हाँ आप आ रही सही है, है। आप आ रही। अच्छा अच्छा, जिंदगी डिजिटलाइज नहीं होती, एक वक्त में पैदा होने वालों का ओहो, ओहो, आसिम आसिम ये किसी आसिम को सही। अपना माइक म्यूट, हाँ माइक म्यूट कीजिए। या अल्लाह, आसिम अपना माइक म्यूट किया। आसिम जी हुसैन, बहुत तेज, बहुत शोर हो रहा है आसिम जी हुसैन आपको माइक से। एक तो वैसे ही महजूर की आवाज नहीं आती वैसे। आसिम जी हुसैन अगर आप मुझे सुन रहे हैं हेलो। तो माइक म्यूट कीजिए, या एडमिन माइक म्यूट कर दे यार, ये क्या है। आप ही करते हैं अपनी तरफ से मान। जी ठीक है, सलाम अलैकुम। जी आप आवाज आ रहा दोबारा है? सुनाइए। सही हाँ है। हाँ, जी आ आ रही रहा है। है। जी जी, जिंदगी डिजिटलाइज नहीं होती, एक हम्म। वक्त में पैदा होने वालों का मुकद्दर एक जैसा नहीं होता, एक साथ रहने वाले एक जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकते, हाँ। एक साथ रहने वाले एक जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकते। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे हुए नन्हे मुन्ने, शहवानियत से दूर फरिश्तों जैसे चार बच्चे बाप के इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं, बाप के इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं, मगर लापता जवानी लौट कर नहीं आती। जिंदगी अगर डिजिटलाइज होती तो एक क्लिक पर मैं सारे बनिए नो की खुशियां रिकवर करता, मगर जिंदगी को जमाने ने बुला कर रखा है। शुक्रिया। वाह, बहुत उम्दा, बहुत बहुत। नाइस। हमें खैर तनकीदी नशीस में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं बहरहाल जिस इलाके से हमारे मौजूद बदर ताल्लुक रखते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा मसला जो है वो है मिसिंग पर्सनस का। इंतजार रह जाता है, आप वापस नहीं लौट के आते। तो मैं हुसैन नवीद आपसे दरखास्त कर रही हूँ कि आप गुफ्तगू का आगाज करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अ, इस फोरम का बेहद मशकूर हूँ कि वो हमें ऐसे मौज़ूआत पे लिखने, पढ़ने और बोलने का मौका फराहम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा फोरम है, ये बड़ा खूबसूरत एक नशिस्त है, हर हफ्ते सुनने को मिल हम्म। जाती है इस पे। बहुत खूबसूरत नज़म है। आप इलाके का की निशानदेही ना भी करती तो ये पाकिस्तान का एक पूरा मंजरनामा पेश करती हुई नज़म है। जहाँ बाप का इंतजार ही नहीं, बल्कि जहाँ पे माँ का जो दामन है वो भी जख्म जख्म है। और आज चार बच्चे और चार बच्चों के साथ जुड़ी हुई और बहुत सी ख्वाहिशें और ख्वाब जो हैं वो इस कदर जख्म खुर्दा हैं, जिसकी निशानदही मेरे साथी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस नज़म में की है। बाकी चूंकि आपने इसको तनकीद के लिए रखा है, तो इसके हम्म। जो पस मंज़र में जो चीज़ें हैं और जो सवाल उभरते हैं इस नज़म के बाद, और जिस पे हम्म। एक सीर हासिल गुफ्तगू की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ वो हम दोस्तों को उसमें हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। ये नज़म आज बलूचिस्तान की नज़म नहीं, ये इस पूरे मुल्क के उस उन जख्मों की निशानदही करती हुई नज़म है जिसके जिसके मरहम के लिए मैं समझता हूँ हमारी माएँ, बहनें, बेटियां बलूचिस्तान से सफर करके आज इस्लामाबाद में खुले जी आसमान बिल्कुल, में बिल्कुल के ऐसा, और नीचे उसको देखा नहीं बैठी जा रहा, हैं। उस पर उसका एड्रेस नहीं किया जा रहा, ये बात है। सही, सही। बिल्कुल ठीक। आ, हमें सैमसंग से कौन, किसने की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? सैमसंग SM M3IS115F किसने ज्वाइन किया हमें? बताएंगे हमें? जी, इंडिया से मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक साहब जी इंडिया से। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जी खुश आमदेद, जी बहुत खुश जी आमदेद, जी बहुत खुश आमदेद। जी। तो अच्छा, अच्छा, इस तमाम अरसे में इशरत मोइन सीमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम इशरत।
अच्छा, मैं सायमा से दरख्वास्त करती हूँ कि इस नज़्म पे कुछ बात करना चाहें, इस नज़्म पे भी कुछ बात करना चाहें तो जरूर कीजिए सायमा। बहुत शुक्रिया अंजिला। सबसे पहले तो महजूर साहब को इस नज़्म के लिखने पर मुबारकबाद। जहाँ तक इस नज़्म का ताल्लुक है तो वो जो एक रवायती सा जुमला कहा जाता है कि शायर जो है माशरे का नब्बाज है, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ी बरवक्त ये नज़्म लिखी है। और इसमें जिस मंजरनामे का जिक्र किया है वो कुछ लोग इस पे बात करते हुए डरते हैं, कुछ सहम जाते हैं, कुछ परेशान हैं। तो उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ इस अपने अल्फाज का सहारा लेते हुए ये सब कुछ कहा। और जिस तरह से उन्होंने जिंदगी से शुरू किया कि जिंदगी बहुत अनमोल है और ये नहीं हो सकती और इसको हम एक क्लिक पर नहीं वापस ला सकते, ये गुजर जाएगी तो हमें दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत होना चाहिए। इसमें वो हवादिस और वो सारे रंजो अलम जो हैं ये कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह उनका गुजर ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने जिस साने का जिक्र किया और जो कि हम सब का मुश्तरका दर्द है, ये किसी बिल्कुल एक बिल्कुल। सूफी का शख्स का दर्द नहीं है, ये जहाँ जहाँ इंसानियत है हर जीरू का ये मुश्तरका दर्द है। और हम लोग चाहते हैं कि इसका जल्द अज जल्द सोल्यूशन हो और हम इस बिल्कुल इंतजार में हैं। हाँ, बस मैं यही ये बाज़ दफा लिखने का बहुत शुक्रिया सायमा, बहुत शुक्रिया। ये लिखने के जब शायर और अदीब लिख रहे होते हैं तो ये मकसद भी यही होता है कि लोग सुने, हुक्कामा वाला सुने कि कुछ की क्या तकलीफ, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। खुदा करे इस मसले को देखा जाए। बिल्कुल। मारिया महबूब सफरजंद अली का माइक कनेक्ट नहीं है, मारिया महबूब डिस्कनेक्ट हुई है। अच्छा, मैं अब दरख्वास्त करती हूँ शबाना नवेद से। सैमसंग से जो, या अल्लाह। अच्छा, प्लीज, ये रिकॉर्डिंग चल रही है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। खाना नाश्ता जो भी मसले हैं वो माइक म्यूट करके भी आप लोग वो कर सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो। अच्छा, अब मैं दरख्वास्त करती हूँ, शबाना नवीद हमारे साथ हैं। जी, लेकिन मैं तो अभी आई, मैं तो सुना ही नहीं मैंने। ओहो, तो फिर हमने वो रखा है, चिराग देर हो हमेशा गई। भी रखी है ये नज्म, और ये उस पे भी रखी अच्छा है अच्छा, जूम के चैट पे, प्लीज देख लीजिएगा। जूम के चैट उसके पे। बाद आप, अच्छा अच्छा, मैं देख लेती हाँ, हूँ। जी सही है। ठीक है, ठीक है, शहनाज थैंक यू। फातिमा, ठीक। आप कुछ बात करना चाहेंगी? इस वक्त मैं बात नहीं करना चाहूँ, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। चलिए ठीक है। हाँ, चलो, साथ साथ चिराग हमेश पे आप मुझे लिख के दीजिएगा तो मैं चिराग हमेश पे पोस्ट भी कर दूंगी। ऋषि खान साहब, आपसे दरख्वास्त है, नजम में गुफ्तगू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, लेकिन मैं कभी भी नकाद के तौर पर कभी गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैंने कभी खुद को इस अहल नहीं समझा, मगर एक कारी की हैसियत से मैं हमेशा बात करना जो है मुनासिब समझता हूँ। इस पर जिस जाविये से अभी पहले देखा गया है बलूचिस्तान के हवाले से, तो ये नज्म सिर्फ वहां तक महदूद मुझे नजर नहीं आती, इसमें और बहुत सारे जाविये हैं। वो एक हाँ बहुत बड़ा है, और मेरे जैसे लोग जो पीपल्स पार्टी में रहते हुए जिन्होंने 70s में भी मतलब इन चीज़ों की मुखालफत की थी और पार्टी के अंदर भी मुश्किलात का सामना किया था, वो तो अपनी जगह मौजूद है। मतलब इस इंसाफ के लिए जो भी कोशिश की जा रही है हम उसके साथ हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने बहादुरी से उसको पॉइंट आउट किया है खूबसूरत अल्फाज में। लेकिन एक दो और जो साथ इन्होंने बहुत बड़े स्केल पर बड़े कहना चाहिए बड़े कैनवस पर चीजें खोली हैं साथ में। और जैसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया उस टॉपिक के अलावा बलूचिस्तान का जो मामला है कि एक साथ रहने वाले एक जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये एक इतना बारीक नुक्ता है
جیسے ایک کسی دوست نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی بچہ جو دو بہن بھائی یا بھائی وہ ایک ہی گھر میں پیدا نہیں ہوتے، وہ ایک جیسے گھر میں پیدا نہیں ہوتے. جب ایک پیدا ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب دوسرا آتا ہے تو وہ گھر تھوڑا اور ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ ایک جیسی زندگی نہیں گزار سکتے. یہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ایک ایسا زاویہ ہاں. ہے جس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں جس پر جتنی بھی داد دی جائے یہ کم. پوائنٹ آؤٹ بلکہ یہ ایک طرح سے علامتی طور پہ بہت ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. جی جی، اس جی کے جی. وہ جو پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے بچے ہیں ان پر بات پہلے بھی ہوئی ہے، میرے خیال ابھی اس کے بعد بھی ہوگی، اس لیے میں دوسرے پوائنٹس کو ذرا زیادہ پر توجہ دینا چاہوں گا. جیسے کہ لاپتہ جوانی لوٹ کر نہیں آتی. تو یہ جو لاپتہ جوانی کا انہوں نے اختراع استعمال کی ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اور ڈیفینیٹلی جنہوں نے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں، بہت اونچ نیچ دیکھی ہوتی ہے، اور بلکہ جنہوں نے شاید جوانی دیکھی ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی اختراع ہے لاپتہ جوانی. جوانی تو ویسے بھی لوٹ کر نہیں آتی، لیکن لاپتہ ہے وہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کبھی آئی بھی تھی کہ نہیں آئی تھی. واہ 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 واہ. ہاں. اور اب جو ان کی خواہش ہے ایک انسان کے طور پر، اسے میں سب سے زیادہ داد دینا چاہوں گا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر میرے بس میں ہو تو میں زندگی اگر ڈیجیٹلائز ہوتی تو میں ایک کلک پر ساری بنی نو کی خوشیاں ریکور کرتا. تو یہ جو خواہش ہے یہ ان کو ایک بڑے شاعر کے ساتھ ایک بڑا انسان بھی بناتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. زندگی کو زمانے نے بلاک کر رکھا ہے، یہ جہاں پر انہوں نے کیا ہے اس بات کو اختتام کیا ہے. تو یہ دو تین چیزیں جو صحیح. ہیں مجھے زیادہ پسند آئی ہیں. اور میں نے جیسا کہ آغاز میں ہی عرض کیا تھا، میں نقاد نہیں ہوں، نہ افسانے کا نہ نظم کا. مجھے جو بھلا لگتا ہے وہ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خوبصورت تجزیہ کیا آپ نے، بہت خوبصورت. اور بہت جو ایک ہی گھر میں رہنے والے سب بھائی ایک سے نہیں ہوتے، یہ بھی بہت ہے. بہت سی چیزوں پہ آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نظم میں کیا کیا خاص نقطے ہیں. اچھا، ہم ساتھ ہی ساتھ سبات گل بھی ہمیں ان کا بھی وائی کنیکٹ ہو گیا، لیکن میں پہلے سرور غزالی صاحب سے درخواست کروں گی نظم میں گفتگو کریں. سرور غزالی صاحب. جی بہت شکریہ. اور اس نظم کو پڑھا بھی اور سنا بھی، اور واقعی میں رشید خان صاحب کی بھی تائید کروں گا. ایک بہت ہی جدید ڈکشن پہ لکھی خوبصورت نظم ہے، اپیل کرتی ہوئی، اور خاص طور پر آج کل کے نوجوانوں کی جو سوچ ہے اس کو منعکس کرتی ہوئی بہت ہی گہری باتیں اس کے اندر ہیں. اس کے مختلف زاویے ہیں، کچھ استعارے ہیں اور کچھ حقیقت کو ان استعاروں میں سمیٹ کے پیش کیا گیا ہے. اور میرے پیش رو سبھی نے یہ بات یہاں پر محسوس کی، اور یہ اس میں خاص طور پر یہ توجہ دلاتی ہے اس موضوع پر کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان جو ہے اس کی قسمتیں ایک جیسی نہیں ہیں. یہ چار بھائیوں کی جو استعارے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہے، سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. سمجھ میں آتی ہے. اور چاروں کی قسمت ایک جیسی نہیں ہے، چاروں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، یہ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اصولی طور پر ایک منصفانہ گھر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں پلنے والے چاروں بچوں کی زندگیاں ایک جیسی ہوں، ان کو ایک جیسے کپڑے پہنائے جائیں، ایک جیسے ان کی زندگی دی جائے، جو کہ نہیں ہو رہا ہے. تکلیف دہ بات ہے، افسوسناک بات ہے. اسٹیشن پر بیٹھے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں
अपने बिछड़ों के इंतजार में, जो कि एक और गंभीर मसला है जिसकी तरफ वाज़ेह इशारा है। बहुत खूबसूरत पैराए में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस बात को पेश किया है। बदकिस्मती से ये सब कुछ हकीकत है, लेकिन ऐसी नज़में, ऐसी चीज़ें, ऐसे जो है ना तख्लीकी काम इस तरह के होने चाहिए ताकि लोगों का शऊर उजागर हो, लोगों को पता चले कि बेहिसी जो है वो सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी बल्कि गुनाह है, और वो बेहिसी को खत्म होना चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए कि हमारे मसाइल क्या हैं और हमारे मसाइल पैदा करने वाले लोग कौन हैं, और इस पर जो है ना बातचीत करना बड़े जरूरी है। मतलब दिल गुर्दे की बात है, बहादुरी की बात है। और बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर कि आज इस नज़्म को आपने आज के इस प्रोग्राम में शामिल रखा। और मैं कहना तो इस पे बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है दूसरे सब लोग भी बातचीत करेंगे। मैं तो खासा जज्बाती हो गया, गुलकीर हो गया इस नज़्म को पढ़ के कि, लेकिन हकीकत तो है, उसके सामने हमें आंखें डालकर इस पर जो है ना गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मैं इस पर ही इक्तफा करूंगा और मुबारकबाद दूंगा। और बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सब बातें पेश की, और जदीद तर्ज में डिक्शन उसका बड़ा शानदार है। आजकल के नौजवानों इसमें के लिए इसमें इसमें नज्म की जो हुस्न है ना वो बरकरार है, ये बिल्कुल है। बरकरार है ये हाँ, बात। हाँ, हाँ, गुड। हाँ, तो बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। और अब इस पर बहुत शुक्रिया सरवर गजाली साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इसकी अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस ही तो ये सबसे बड़ा मसला है जो हमारे यहाँ दी नहीं जा रही, आने नहीं दी जा रही। तो सबसे अच्छा, सबात गुल भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे ना पे आप? सबात, माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप। चलिए हम सबात से का इंतजार करते हैं। इशरत मुनीसीमा साहबा नज़्म में गुफ्तगू करें। जी, बहुत शुक्रिया अंजिला कि आपने इस नज़्म की गुफ्तगू करने के लिए मुझे दावत दी। ये नज़्म मैंने पढ़ी। ये नज़्म एक शिकवा भी है, इसमें एक अफसोस का पहलू भी निकलता है, एक दुख, एक दास्तान भी है, जो बहुत जो मुझसे पहले कई लोग इसकी वाज़ेह इशारा कर चुके हैं कि किस तरफ इशारा है ये। तो ये नज़्म जो है वो, इस पे मैं भी उन तमाम लोगों के ख्यालात की जाहिर सी बात है साथ हूँ, और वो बिल्कुल जो उन्होंने इसमें इस्तारे पेश किए हैं, सरवर गजाली साहब ने बताया है, जैसा कि 4 बच्चे हैं और एक साथ लापता जवानी है, और जिंदगी डिजिटलाइज होती तो एक क्लिक पर सारे बनी नौ इंसान की खुशियां रिकवर करता। मतलब इसमें एक ख्वाहिश भी है इनकी, और ये ख्वाहिश यकीनन हर अमन पसंद शहरी की ख्वाहिश है, हर अमन पसंद इस जमीन के बाशिंदे की ख्वाहिश है कि खुशियां जो हैं वो सबसे मुकद्दम रहें, उसका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाए। लेकिन अफसोस कि जिसे हम जिंदगी कहते हैं उसे जमाने ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। मतलब जमाना जो है वो नहीं चाहता बहुत कि सही, बिल्कुल सही। खुशियों की तरफ जाए और आगे अपना रुख मोड़े। तो इस हवाले से बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत खूबसूरत नज़्म है, बहुत एहसास को जगाती हुई, और बहुत मुबारकबाद पेश करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से इस नज़्म का आपने इंतखाब किया और हम सबके सामने जो है वो एक जिंदगी की तल्ख हकीकत को जो है बयान किया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अदब का मकसद भी यही होना चाहिए, होना तो यही चाहिए कि कुछ, क्योंकि हम कैसे दुखों का अंदाजा करें, जो तकलीफ गुजरी, क्योंकि हुकाम बाला तो वो तवज्जो नहीं दे रहे, कुछ भी तवज्जो नहीं दे रहे, बैठे हुए हैं वहाँ लोग सर्दियों में, सख्त सर्दी में। लेकिन हुकाम बाला शुरू से, जैसे कि सरवर गजाली ने कहा कि बेइज्जती को खत्म होने की जरूरत है, शुरू से तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज पे। तो हम कहीं ना कहीं किसी किसी जगह तो बैठ के कहीं तो इस चीज को वो करें। मेरे लिए खुद भी ये खुशी की बात है, एक वो है कि हम इस प्लेटफॉर्म से इस कदम को कर रहे हैं। काश इसकी आवाज दूर तक जाए।
मोहम्मद फारूक शम्स भी हमारे साथ मौजूद है, आई थिंक। हाँ, मोहम्मद फारूक शम्स शायद तो सैमसंग की जो आईडी थी उसी से है, वही है। ठीक है, चलिए। तो पहले तो मैं अच्छा, सबात गुल ने तो माइक ही नहीं अपना करना है। वो कामरान मुगन, कामरान मुगन, अगर आप मसरूफ नहीं हैं अपने चैनल पे तो आप गुफ्तगू कर सकते हैं नज्म पे। नहीं नहीं, मैं बस आपको सुनूंगा थोड़ी देर, सुन सकता हूँ बात, अभी इतनी लंबी नहीं कर। अच्छा, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक ठीक है, चलिए। मोहम्मद फारूक शम्स भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है। फारूक शम्स साहब गुफ्तगू करना चाहेंगे नज्म पे? जी जी, फारूक साहब, आपने हैंड रेज किया है, माइक अनम्यूट कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। अच्छा, मेरे ख्याल में उनको अभी माइक अनम्यूट का वो नहीं आ रहा शायद। शायद कुछ मुश्किल सी हो रही है फारूक साहब को गुफ्तगू करने में। मैं अनवर ज़हीर रहबर साहब से दरख्वास्त करती हूँ, उनका खाना अभी आज है। अनवर ज़हीर रहबर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि नज्म में गुफ्तगू करें। जी अनवर साहब। जी बहुत शुक्रिया अंजुला अमीर साहब। तो कम ही बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आवाज़ मेरी पहले ही कुछ खराब है, लेकिन बहरहाल इस खूबसूरत नज़म की पे मैं बगैर बोले चुप भी नहीं रह सकता। मैं सबसे पहले तो महजूब बदर साहब को बेइंतहा वगैरह पेश करूँगा कि हमारे जिस माशरे में वो रह रहे हैं उस माशरे में उन्होंने इतना जो काम नज़म लिख कर जिस तरह के उन्होंने काम किया है, जो वाकई उनको सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ। बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। हमारे मुल्क में जिस तरह जबान बंदी है, जिस तरह हम पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसके बावजूद ये एक ऐसी नज़म लिखना और इसका सामने आना, और आपको भी मुबारकबाद कि आपने इस नज़म को सामने लेके आए हैं, जिससे बहुत ज़रूरी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये ऐसी तहरीर को, नज़मों को सामने लाया जाए, क्योंकि इसके बगैर जैसा कि सब गुफ्तगू हो चुकी है कि लोगों में बेइज्जती ख़त्म नहीं होगी, किस तरह ख़त्म की जाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है और बहुत ही हिम्मत है, मैं उनको बहुत सारी दाद देता हूँ। और उनसे मैंने सुना भी, उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही खूबसूरत नज़म है, बहुत सारी बातें इस पर हो चुकी हैं और अभी बेइंतहा बातें ज़ाहिर की जानी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक जख्म है जो हम सब के जिस्मों पे लगा हुआ है, जिस पे हम कुछ लोग महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन वाकई इसको मदावा करने के लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा और हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं बेइंतहा ममनून हूँ कि ये खूबसूरत नज़म मुझे आज यहाँ सुनने को मिली, और आप सबका बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनवर ज़हीर रहबर साहब। अच्छा, नज्म पर एक मजमूई तर्जिया यही है कि ये नज्म एक हसास मौजू पे लिखी गई है, लेकिन इसको लिखना नागुज़ीर था गोया। और वाकई इसको नागुज़ीर था लिखना, क्योंकि यही वक्त है कि इस पर हम अपने अपने तौर पर आवाज़ उठाएं। कब हमारी आवाज़ सुनी जाए, क्या खूबसूरत हाल हो, लेकिन आवाज़ तो बहरहाल उठाना, आवाज़ उठाना भी एक तरह से जहाद है। उसको भी ये ज़रूरी है कि उसका इस सिलसिले में बात की जाए, इस पर गुफ्तगू की जाए। तो बहुत शुक्रिया सब, बिल्कुल। तो अच्छा, सबात गुल ने शायद ये लिखा है, सबात गुल ने। जी, मैंने कुछ देर पहले ही मीटिंग ज्वाइन की है, तो नजम पढ़ने से कि यहाँ नेट का कुछ मसला है। चलिए, कोई बात नहीं, आप चराग़ हमेश पे लिख दीजिएगा अपने तासुरात। मैं राशिद जावेद साहब से अब दरख्वास्त करती हूँ। अच्छा, मोहम्मद फारूक शम्स ने माइक अनम्यूट किया है, कुछ बात करना चाह रहे हैं आप नजम पे, फारूक साहब? जी इंशाल्लाह, जी जी, मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इंशाल्लाह। अभी चलिए, नज़म को ठीक पूरी है, तरह मैंने ठीक, पढ़ा नहीं है। जी ठीक है, ठीक है, जी, ठीक ठीक है। ठीक। फारूक साहब, आप अपना जो है नंबर चैट पे लिख देते, हम आपको चराग़ हमेश में ऐड भी कर देंगे। मुझे नहीं मालूम आप चराग़ हमेश में हैं या नहीं है। जी हूँ, मैं हूँ। चलिए, बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात जी है, बस जी सही है। जी, ठीक है, अच्छी बात। मैं ठीक। अब राशिद जावेद साहब से दरख्वास्त करती हूँ, आज की सदारत कर रहे हैं। नज्म में गुफ्तगू कीजिए राशिद साहब। जी अंजुला जी, बहुत शुक्रिया।
نظم مہجور بدر صاحب کی، اس پہ بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں ہوئیں. حسین نوید صاحب نے بھی اسے خوبصورت نظم قرار دیا اور پورے پاکستان کی نظم کہا. سائمہ صاحبہ نے کہا کہ بڑی بروقت نظم ہے اور بڑی جو ہے وہ پرزور قسم کی ہے. رشی خان صاحب نے اسے ایک بڑے کینوس کی نظم کہا ہے، اور محترم سرور غزالی نے کہا کہ جدید نظم ہے اور اپیل کرتی ہے بہت زیادہ، اور اس میں گہری باتیں ہیں اور استعارے بھی ہیں اور حقیقتیں بھی ہیں. عشرت معین صاحبہ نے کہا کہ شکوہ اور دکھ جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے، اور انور ظہیر صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے تو اتنی باہمت نظم لکھنے پہ مہجور صاحب کو سلام پیش کیا. اور انجلا جی نے کہا کہ یہ نظم ایسی ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد مل کر آواز اٹھانی چاہیے. مہجور بدر کی بہت کم نظمیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، لیکن جو بھی پڑھنے کو ملی ہے اس نے مجھے لطف ہی دیا ہے. جدید صنعتی زندگی اور اس کے پیدا کردہ مسائل، جدید اردو نظموں کے موضوع جو ہیں وہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان میں تنہائی کا کرب اور تشخص کا بحران، فرد کی فردیت کی بازیافت کی جو ہے وہ ترقی پسندانہ کوششیں جو ہیں وہ بھی نظموں میں ملتی رہی ہیں. مہجور بدر کی یہ نظم جو ہے یہ بھی ایک جدید تخیل کی نمائندگی کرتی ہے. بہت توانا مشاہدہ ہے، بڑا پختہ شعور ہے، اور سماج کی بڑی تلخ سچائیاں جو ہیں وہ اس میں ملتی ہیں. اس نظم سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جو شعور ہے وہ اس کا لیول کیا ہے. مجھے ویسے پتا ہے کہ وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ باقی صوبوں کی نسبت زیادہ کتاب دوست ہیں اور وہ بہت پڑھتے رہتے ہیں. تو اس ایک نظم سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ نظم انہوں نے لکھی ہے. اور اس میں جو ہے وہ بہت تکلیف دہ مسئلے کا ذکر بھی ہے جس کا سب دوستوں نے ذکر کیا ہے، جو ہمارے ملک میں عموماً اور ان کے صوبے میں خصوصاً زیادہ گہرا زخم ہے. تو جو کسی زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی مجھے مل جائے تو میرے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی شکتی ایسی مل جائے، تو وہ جو ہے اس میں اس نظم میں ایک بے اختیاری اور بے بسی بھی ہے. جو بندہ سوچتا ہے کہ اچھا کوئی ڈیجیٹلائز ہی ہو جائے زندگی، کہ ایک میں کلک کروں اور سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی مزاحمتی نظم بھی بنتی ہے، اور میں اس بہت اچھی نظم کے لیے مہجور بدر کو بہت سی داد دیتا ہوں. بہت شکریہ. بہت 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 شکریہ راشد جاوید صاحب، بہت شکریہ. جہاں جتنی سفوکیشن اور جتنا ظلم ہوگا اتنا ہی وہاں اس کا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اس چیز سے جتنا بھی ان کو وہ کیا جا رہا ہے لیکن آگاہی رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. کوئی فیسٹیول بھی ہوا تھا ابھی کچھ پچھلے سال بلوچستان میں لٹریچر، اس میں جو اس کی خاص بات ہی یہی تھی کہ اس میں خواتین نے ان کا اچھا وہاں کی خواتین پہ مطلب کیا خواتین کیا مرد سبھی ایک آواز ہے کہ مسنگ پرسنس کو کیا تھا کہ ادب فیسٹیول میں مسنگ پرسنس کو ضرور دیکھا جائے. تو یہ بڑی بات ہے. کہاں تک آواز روکی جائے گی، کتنی آواز روکی جائے گی، کتنا، اور اب وہ وقت بھی نہیں رہا، دنیا میں باتیں پہنچتی ہیں جتنی بھی پابندی لگا لیں آپ. لیکن بہت شکریہ راشد جاوید صاحب. نظم پہ گفتگو بھرپور رہی. مہجور بدر کی نظم زندگی ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکتی، بہت بھرپور گفتگو رہی. اب باری ہے افسانے کی. انور ظہیر احبر صاحب کا افسانہ ہے ایک کاندھا چاہیے. انور ظہیر احبر صاحب کا افسانہ، میں بول کے اس افسانے کی طرف توجہ مطلب میں نے جب انور ظہیر احبر سے مانگا تھا یہ افسانہ پڑھنے کی خواہش کی تھی
तो जो हमारी नशीद सदारत राशिद जावेद साहब का ने उन्होंने एक तवज्जो दिलाई थी कि अनवर ज़हीर रहबर साहब का जो अफसाना उसको एक बार पढ़िए। तो उसको इस अफसाने को मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने अनवर ज़हीर रहबर साहब से दरख्वास्त की कि ये अफसाना हम अपनी तनकीदी नशिस्त में रखना चाहते हैं चिराग हमेश पे। तो शुक्रिया कि आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की। आपसे दरख्वास्त है अनवर ज़हीर रहबर साहब, अफसाना एक आगाज कीजिए। अफसाना चिराग हमेशा ही मौजूद है और मैं जूम चैट पे भी दे रही हूँ जी। बहुत 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 शुक्रिया अंजना आमिर साहबा। मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे अपने चिराग चिराग हमेशा मुझे यहाँ मौका दिया है कि मैं अपनी अफसाना पेश करूँ। बहुत नवाजिश। तमाम वालों सुनने वालों को सलाम और आदाब। अफसाने का उन्वान है एक कांधा चाहिए। आवाज़ आ रही है मेरी बिल्कुल सही जी से? आ रही आवाज बिल्कुल जी सही आ रही, दुरुस्त आ रही है। मैं शुरू करता हूँ। अफसाना उन्वान मैंने बताया एक कांधा चाहिए। एक कांधा मिल सकता है? उसने अपने सामने बैठे जोड़े से पूछा, जो एक दूसरे के कांधे पर बारी बारी सा रखकर सफर कर रहे। सफर था भी बहुत तवील और थका देने वाला। ट्रेन की पटरी खराब थी, नई डाली जा रही थी, इसलिए ट्रेन के बजाय मुसाफिरों को एक लंबी सी बस में सवार कर दिया गया। बस देखने में कीड़े लार्वा से मिलती जुलती थी। बस हाईवे पर भाग रही थी, लेकिन उसे सिर्फ 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ही चलने की इजाजत, और इसमें बैठकर यही लग रहा था कि बस का इंजन भी इससे ज्यादा का मुकम्मल नहीं हो सकता। ट्रेनें अपनी अपनी पटरियों पर चलें तो ही दुरुस्त होता है। कहीं रुक जाएं या कहीं पटरी से उतर जाएं तो अमूमन मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारियां होती हैं। देखे ना, सफ़र तवील हो गया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खातून के साथ बैठ जाऊं और कुछ देर उनके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद करूं। उस शख्स ने उसे ऐसा घूरा जैसे वो से कच्चा ही निकल जाए। फिर उसने सवाल करने वाले को नज़रअंदाज करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन पर बहुत धीमी आवाज़ में बातें करने लग गया, ऐसे जैसे कि उसके पीछे बैठे शख्स ने कुछ पूछा ही नहीं। बस अपने स्टॉप पर पहुंच कर रुक गई। बस के दरवाजे खोल दिए गए, मुसाफिर उतरने लगे। वो जोड़ा भी नीचे उतरा और उसके पीछे वो शख्स भी। वो जैसे ही उतरा, उसे एक पुलिस की वर्दी में और एक आम लिबास वाले शख्स ने मुखातिब किया और अपने साथ चलने को कहा। उसे एक वैगन में बैठाया गया। वैगन एक मेडिसिनी चलती फिरती क्लिनिक लग रही थी। आप जहनी अदम तवाज़ुन के बीमारों को उनके अस्पताल पहुंचाने वाली वैगन में हैं। हमें आपके बारे में आपके सामने बैठे शख्स ने इत्तला दी थी, क्योंकि खुद भी ऐसे ही एक दूसरे क्लिनिक में काम करता। क्या? वो चीखा। अरे, वो तो सिर्फ एक मजाक था। जी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। उसे दूसरी सुबह जहनी मरीज के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर के सामने पेश किया गया। एक लेडी डॉक्टर उसके सामने मौजूद थी, जो नहायत ही दिलकश लग रही थी। लेडी डॉक्टर ने उस शख्स का इस्तकबाल एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट से किया। उस शख्स ने भी लेडी डॉक्टर को बहुत अच्छे अंदाज में देखा। डॉक्टर ने उसे बैठने को कहा और वो कुर्सी को अपनी जानिब खींच कर बैठ गया। डॉक्टर ने गुफ्तगू का आगाज किया। मुझे आपका आज मुकम्मल चेकअप करना है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे हर सवाल का जवाब मुकम्मल और दुरुस्त दीजिए। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है और आपके ख़ानदान के बारे में जानना है, साथ ही आपकी तमाम ज़ाती तफसीलात भी। इतना कहकर डॉक्टर ने फिर एक भरपूर मुस्कुराहट से उस शख्स की तरफ देखा। जी, मैं हर सवाल का मुकम्मल जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे जो जहनी अदम तवाज़ुन का मरीज बनाकर यहाँ लाया गया है वो गलत है। मैं पागल हरगिज़ नहीं हूँ। मुझे हर बात का मुकम्मल पता है और ज़िंदगी के हर जाविये को जानता हूँ। इसलिए आप मुझे पहले इस कैटेगरी से बाहर निकाल दें। मेरा वादा है कि मैं सब सच बता दूँ। उस शख्स की बातों पर डॉक्टर ने फिर मुस्कुराहट से देखा, जवाब दिया, ये तो आज की बातों और आपके मुकम्मल चेकअप के बाद ही फैसला करूंगी। फिलहाल फिलहाल आप सवालों का जवाब दें, फिर मैं आपके सर का एमआरआई करवाऊंगी, ये देखने के लिए कि दिमाग की बनावट में कोई कमी तो नहीं रह गई है, वगैरह वगैरह। एक तवक्कुफ के बाद डॉक्टर ने उससे मुख्तलिफ सवालों के बाद उस शख्स को कहा कि वो अपना मुकम्मल नाम और अपने बारे में तफसील से बताएं। मेरा नाम माथियो सराइका है। मैं श्रीलंका के जनूब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ।
جب میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میری ماں تو مجھے پیدا کر کے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ جب 6 سال کا تھا تو باپ بھی تپ کے مرض میں اپنی جان سے ہاتھ دھو گئے۔ کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے تایا اور تائی نے میری پرورش کی، لیکن زیادہ پڑھایا نہیں۔ میں نے 10 جماعت پاس کر لیا اور آگے پڑھنا چاہتا تھا، مگر تایا نے مجھے کھیتی باڑی میں لگا دیا۔ میرا کھیتی باڑی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میں تایا سے بہت ڈانٹ کھاتا، لیکن خود کو تیار ہی نہ کر پایا کہ دل جمعی سے کھیتی باڑی کا کام کروں۔ 15 سال میں 10 جماعت مکمل کی تھی، 5 سال کھیتی باڑی کا کام نہ سیکھنے کا میں ضائع کر دیا۔ تایا مجھ سے شدید پریشان تھا۔ ایک دن اس نے مجھے ایک ایجنٹ کے حوالے کیا اور کہا، تم جیسے نکمے کی یہاں سے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں سے جاؤ، یہ ایجنٹ تم کو کہیں یورپ پہنچا دے گا، وہاں جا کر اپنی قسمت آزمائی کرو، میں اور تمہیں بٹھا کر نہیں کھلا سکتا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنا گلاس تھوک سے تر کیا تو ڈاکٹر نے میز پر پانی کے جگ سے ایک گلاس میں پانی اس کی طرف بڑھایا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ یورپ آ کر 7 سال سے ایک ملک سے دوسرے ملک دھکے کھا رہا ہوں، نہ کوئی پناہ ٹھیک سے ملی ہے اور نہ کوئی جاب۔ آج تک کسی لڑکی نے بھی لفٹ نہیں کرائی، یہاں تک کہ پناہ گزین کے کیمپ میں جہاں میں رہتا ہوں کسی غیر ملکی عورت نے بھی مجھے اپنے پاس نہیں آنے دی۔ اب میری عمر 28 سال ہونے والی ہے۔ زندگی کے اتنے سال یوں ہی گنوا چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب زندگی ڈھنگ سے گزاروں، کہیں نوکری کروں، کوئی اچھی سے فلیٹ میں رہوں اور کوئی اچھی سی لائف پارٹنر بھی ہو۔ اب کی بار اس نے کافی طویل وقفہ لیا تو ڈاکٹر بول پڑی، تمہاری کہانی بہت دکھ بھری ہے اور اس میں مجھے مکمل سچائی نظر آ رہی ہے، تو یہ بتاؤ کہ کل جو تمہیں یہاں لایا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہی تو بات سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں، میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی کے اس سفر میں کوئی ساتھی ہو۔ کل ٹرین بند تھی اور مجھے بس میں سفر جاری رکھنے کو کہا گیا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا اور نیند کا غلبہ بھی تھا۔ گردن ادھر ادھر لڑک رہی تھی۔ سامنے والی سیٹ پر ایک جوڑا بیٹھا تھا جو باری باری ایک دوسرے کے کاندھے پر سر رکھ کر سفر کو انجوائے کر رہا۔ میں انسان ہوں، مرد ہوں، میرا اچانک دل چاہنے لگا کہ مجھے بھی کوئی اپنا کندھا دے جہاں میں سر رکھ سکوں۔ بس اسی لیے اس جوڑے سے بات کی اور خاتون کا کاندھا مانگ بیٹھا۔ ایسا بھی کیا تھا، سوچا چلو مذاق کرتا ہوں، لیکن یہ تو بڑا مہنگا پڑ گیا اور مجھے خپتی سمجھ کر یہاں بھیج دیا۔ اچھا، آپ کو عجیب نہیں لگا اس طرح کسی سے اس کا کاندھا مانگتے ہوئے؟ اور سچ بتائیں، کیا کوئی ایسی چیز طلب کی جاتی ہے؟ اور کوئی مرد اپنے پارٹنر کے پاس آپ ایک اجنبی کو بھلا کیوں بیٹھنے دے گا؟ یہ تو مکمل بیوقوفی ہے، اور ایسا کوئی نارمل آدمی کرتا ہے بھلا؟ ڈاکٹر نے پھر سے اس کی طرف نہایت مہربان ہو کر دیکھا اور پوچھا، جی میں مانتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خواہش تو خواہش ہے نا۔ میں اپنی خواہش کے آگے مجبور ہو گیا تھا، میری کوئی بری نیت تھوڑی تھی۔ مانا کہ آپ کی بری نیت نہیں تھی، لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے اور کوئی اجنبی آپ سے یہی سوال کرتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ ڈاکٹر نے اس کے خاموش ہونے پر پھر ایک سوال داغ ڈالا۔ وہ ڈاکٹر کے سوال پہ ایک کسیانی سی ہنسی اپنے چہرے پہ لاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی یا میری کوئی دوست؟ اتنا کہہ کر اس طرح جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے گفتگو کے بعد اس کے کئی ٹیسٹ کروائے۔ 4 دن ہو چکے تھے اسے اس کلینک میں۔ وہ دیکھتا ہر کونے میں کہیں راہداری میں کوئی نہ کوئی شخص کھڑا اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا۔ ہر شخص یہاں کسی نہ کسی مسائل کی گتھی سے جانے میں لگا نظر آتا۔ اسے اپنی حالت کا خود ہی ترس آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں پہنچ گیا ہوں، اب جب یہاں سے باہر نکلوں گا تو یقیناً ذہنی توازن کھو چکا ہوں۔ آج 5ویں دن اسے پھر سے ڈاکٹر کے پاس پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں یہاں رہ کر پاگل ہو جاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھے یہاں سے رہائی دلائیں۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی بڑے عاجزی سے بولنا شروع کیا۔ ارے آپ پہلے بیٹھے تو، ڈاکٹر نے بڑے ہی نرم لہجے میں اس کو کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جب وہ کرسی پر بیٹھ گیا تب ڈاکٹر اس سے پھر سے مخاطب ہوئی، دیکھیے آپ کے ٹیسٹ نے ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے خاندان میں کوئی شخص ایسا تھا جو نارمل نہیں تھا؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کوئی شخص جو کہ کچھ عام صورت حال سے ہٹ کر الگ سا تھا؟ ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے پوچھا۔
جی ڈاکٹر صاحب، میرے ایک تایا تھے جو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے مجھے تو یاد نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. صرف سنی سنائی بات ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ اکثر کمرے میں زور زور سے اکیلے میں باتیں کیا کرتے تھے. خاندان میں مشہور تھا کہ وہ ذہنی طور پہ بیمار تھے. وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گیا، لیکن حیرت سے ڈاکٹر کا منہ تک رہا تھا کہ آخر ڈاکٹر نے ایسا کیوں پوچھا. پھر اس سے صبر بھی نہ ہوا اور وہ بول پڑا، ڈاکٹر صاحبہ آپ اس بات کو جان کے کیا کریں گے؟ وہ تایا تو میرے بڑے ہونے سے پہلے ہی گزر گئے تھے، اور مجھے تو اب یاد بھی نہیں وہ کیا کرتے تھے، نارمل تھے یا اب نارمل. ہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے اپنی بات شروع کی. آپ کے ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ آپ کی دماغی خلیوں کی نشوونما اور رابطہ پوائنٹس کے دوران پائے جانے والے نیرون درمیانی رابطے کو متاثر کر رہے ہیں. اس میں جو خاص دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ نیرون انگریزی حروف سی اور ٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور تحقیق سے پتہ چلا ہے جن لوگوں کو باپ اور ماں دونوں سے ٹی ٹائپ وراثت میں ملتا ہے انہیں سائیکوز یا شیزوفرینیا کے شکار ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے آپ کے اندر بھی ٹی ٹائپ زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ انہونی باتیں سوچتے ہیں. ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کر لی، لیکن وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے وہ یہاں نہیں بلکہ کہیں اور ہی موجود ہو. یہ ساری سائنسی اصطلاحات اس کے لیے بالکل اجنبی تھی، اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے خلاؤں میں گھور رہا تھا. ڈاکٹر اس کی شکل دیکھتے ہوئے معاملے کو بھاگ چکی تھی. اس نے پھر سے بولنا شروع کیا. دیکھیے عام زبان میں بس یہی کہوں گی کہ آپ کی ذہنی کیفیت مکمل طور پر صحت مند نہیں ہے، اس لیے کچھ دن یہاں رہ کر علاج کروانا ہوگا. لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کو زیادہ دن یہاں نہیں رہنا ہوگا. اگر آپ دعائیں وقت پہ لیں گے جلد صحت یاب ہو جائیں. ڈاکٹر کی باتیں سے مزید پریشانی میں لے جا رہی تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ میں اب تک تو پاگل نہیں تھا، لیکن اب ہو جاؤں گا. اسے کل والا وہ شخص بھی یاد آیا جو اسے بتا رہا تھا کہ وہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ وہ ایک ایسی چادر بننا چاہتا تھا جو پورے آسمان کو ڈھانپ سکے. یعنی وہ بھی میری ہی طرح انہونی باتیں سوچ رہا تھا. اسے بھی شاید یہی دماغی مسئلہ ہے. اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے جمع ہونا شروع ہو چکے تھے. جسم میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اس کو لگ رہا تھا کہ یہاں کا ماحول اس کی جان ہی لے لے گا. اسے یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تینوں وقت کا کھانا جو اسے کمرے میں ملتا وہیں واپس چلا جاتا. ایک دن، 2 دن، لیکن تیسرے دن وہاں کے عملے نے بات ڈاکٹر تک پہنچائی کہ اس شخص نے وہ ہڑتال کر رکھی ہے اور کچھ کھا پی نہیں رہا. ڈاکٹر اسے کمرے میں چلی آئی. اسے دیکھا تو ایسا لگا کہ وہ برسوں کا بیمار ہے. کھانا پینا بند کر کے وہ بہت لاغر ہو چکا تھا. وہ تو پہلے ہی دبلا پتلا سا تھا، اب اس طرح سے مزید لاغر سا ہو چکا تھا. ڈاکٹر نے اسے پوچھا، آپ نے یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ کھانا پینا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہاں سے باہر نہیں نکالا جائے. وہ اس انداز میں بول رہا تھا جیسے وہ اپنا آخری فیصلہ سنا رہا. ڈاکٹر نہایت ہی دھیمے انداز میں اسے سمجھانے لگی، دیکھیے آپ کو یہاں آپ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے. جیسے ہی آپ ٹھیک ہوں گے آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا. لیکن آپ یہ سب کریں گے تو نہ صرف یہاں کا قیام لمبا ہوگا بلکہ آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی. مجھے کچھ نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب. میں اب تک بالکل ٹھیک رہا تھا، اور مجھے کوئی ایسی پاگل پن والی بات بھی نہیں تھی، نہ ہی میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی. پھر یہاں کیوں رہوں؟ اور اس طرح اس نے سوالی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا. ڈاکٹر کی خاموشی دیکھ کر وہی سمجھا اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس خوبصورت ڈاکٹر کا بھی مکمل ہاتھ. اس کے مسلسل بھوک ہڑتال سے اس کی حالت لاغر ہوتی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے ایک ہاسپٹل منتقل کروایا جہاں اسے ڈرپ لگائی گئی اور اسی ذریعے سے غذا جسم میں داخل کی جانے لگی. اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ پال خانے کی کلینک سے نکل کر ایک عام ہسپتال آ چکا ہے. اب وہ یہاں سے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا. ایک دن شام کو جب نرس اسے ٹہلانے کے لیے اسپتال کے پارک میں لے گئی اسے موقع ہاتھ لگ گیا. وہ وہاں سے بھاگ نکلا. واپسی ہوئی تو اس کے فلیٹ کے پڑوسی سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ وہ واپس آ گیا. کئی لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ کہاں تھا تو اس نے سپاہی سے جھوٹ بولتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں. 15 دن کی بھوک ہڑتال کے باعث اس کا جسم نہایت کمزور ہو چکا تھا. سردی کے سخت موسم میں اس کی جسمانی حالت نے اسے مزید پریشان کرنا شروع کر دیا. ایک رات اچانک اسے بہت تیز بخار نے آدھا بوچا. اس کے پڑوسی نے فوری طور پر ایمرجنسی ڈاکٹر کو فون کیا. ڈاکٹر نے گھر آ کر اس کا معائنہ کیا تو اسے دوبارہ سے اسپتال میں داخل کروا دیا.
कमज़ोर जिस्म में किसी खतरनाक वायरस ने हमला कर दिया था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन लेटे लेटे उसे कुछ ख्याल आया। उसने नर्स से कागज़ और कलम की दरख्वास्त की। फिर उसने कांपते हाथों से कागज पर कुछ लिखा और उसे फोल्ड करके अपने अस्पताल के लिबास की जेब में रख लिया। जब उसका पड़ोसी जिसने उसे इमरजेंसी डॉक्टर बुलाने में मदद की थी, उससे मिलने अस्पताल आया, तो उसने वो कागज़ उस पड़ोसी को पकड़वाया और कहा, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। तुम मेरे मरने के बाद इस कागज़ पर लिखी हिदायत पर ज़रूर अमल करो। उसकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर एक दिन उसके जिस्म से रूह परवास कर गई। जब पड़ोसी को इत्तला मिली तो उसने उस कागज़ को खोल कर देखा कि उसमें क्या लिखा है। उसने उस कागज़ पर उस क्लिनिक का पता लिखा था और कहा था कि उस खातून डॉक्टर से रब्ता करके उस शख्स को तलाश किया जाए जिसने उसे इस क्लिनिक पहुंचाया था। फिर उसने दरख्वास्त की थी कि जब उसकी लाश के ताबूत को मैयत की गाड़ी में रखा जाए तो वही मर्द और औरत जो उसके साथ बस में थे उसे कांधा देकर उसकी लाश को मैयत गाड़ी में रखवाएं और जहाँ जहाँ कांधे की ज़रूरत हो इन्हें ही कहा जाए। बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, तवील अफसाना था। बहुत नवाजिश। जी अंजना जी जी जी, मैं मौजूद हूँ। ठीक ठीक मेरा माइक ठीक। म्यूट बहुत म्यूट था। शुक्रिया। बहुत बहुत नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, तब बहुत बिल्कुल शुक्रिया। अफसाने की नौयत और दिलचस्पी भी इस तरह थी कि हम सुनते गए, और बड़ा जी दिलचस्प और बहुत वो कि कैसे एक शख्स का ये पूरा सफर तय हुआ, और फिर उसके मरने उसके मरने तक उसकी वो, और इसमें एक बात और भी है कि ये तो अपनी जगह वो है कि एक बाज दफा जो एक इन्होंने स्केच किया है इस बात को कि किसी ऐसी जगह पे ले जाके एक भला आदमी जो और भला हो सकता हो, वो शायद और पागलपन की तरफ जाए। लेकिन इसमें इस पूरे अफसाने में एक शख्स के नफ्सियाती मसले को किस तरह से पोर्ट्रेट किया है हम देखते हैं। इस उस पे इस तमाम अरसे में हमें शीरीन शाहीन काजमी साहबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। अस्सलाम और वालेकुम। साबरा वालेकुम शाहीन। अस्सलाम साबरा वालेकुम। शाहीन, हाँ हाँ हाँ। डेरा गाजी खान से साबरा शाहीन। साबरा शाहीन भी हैं और शाहीन काजमी भी, वाह भाई, साबरा शाहीन भी हैं और शाहीन काजमी भी अच्छा, हैं। जी जी। चलें ठीक। जी जी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और अमजद बाबर भी हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आ, नाजिया निगारिश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नाजिया ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन नाजिया दोबारा डिस्कनेक्ट आ जाएंगे। नाजिया, अफसाने पे गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये अफसाना जो है चिराग अरबेश भी मौजूद है और जूम चैट भी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगी अफसाने पे गुफ्तगू करने के लिए सायमा समीम से। जी बहुत शुक्रिया एंजिला। ये अनवर जहीर साहब का जहीर रहबर साहब का अफसाना कांधा चाहिए। ये मैंने आलमी अफसाना फोरम पे भी पढ़ा था, और उस वक्त भी हम लोगों ने इस अफसाने को जो मतलब हम लोगों की बैठक होती है अफसाना निगारों के साथ में, तो हम लोग आपस में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा होता है तो उसको हम डिस्कशन में लाते हैं ना, तो उस वक्त भी इस अफसाने पर बात हुई थी। किसी का माइक जो है अनम्यूट है, प्लीज अपना, हाँ माइक, हाँ जी जी। तो उस वक्त भी अफसाने पर बात हुई थी, और हम लोगों को थोड़ा सा ना अनयूजुअल सा लगा था, और मुकम्मल तौर पर ना नफ्सियात बयान की गई थी। और जैसे कि शुरू में इसने बताया गया है कि वो ट्रेन की पटरी और फिर उसे दूसरी बस, और मतलब लामती तौर पर ये कहा गया है कि अगर चीजें रूटीन के मुताबिक रहें तो वो ठीक रहती हैं, बिगाड़ वहीं से शुरू होता है जब उनकी रूटीन खराब होती है। अब चाहे जैसे कहा जाता है कि जो सियारे और सितारे अपने मदार के गिर्द घूमते रहते हैं वो अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं, जो मदार से हटते हैं वो तबाही की तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरह इंसान का जहन जो है जब तक वो रूटीन को एक्सेप्ट किए रहता है तो वो नॉर्मल समझा जाता है, और जैसे ही कोई किसी टैबू को तोड़ना चाहता है, रिवायत शिकनी करना चाहता है, तो
तो उसको सबसे पहले एबनॉर्मल होने का या पागल होने का खिताब मिलता है। ये बहुत बाद में देखा जाता है कि उसका रिवायत शिकन होने की असल वजह क्या है। बिल्कुल जैसे इस शख्स के साथ कि उसने एक ख्वाहिश की, और फिर ये भी इस अफसाने में जो मैं समझी हूँ कि बाज दफा ख्वाहिशात इंसान को बड़ी अजीब दोराहे पे ले जाती हैं। ना तो वो अपनी ख्वाहिश से हाथ छुड़ा सकता है और ना वो अपनी ख्वाहिश की तकमील पा सकता है। तो उसमें उसका कुछ नुकसान भी होता है, बल्कि नुकसान ही नुकसान होता है। जैसा कि इस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी में जो महरूमियां देखी और उन महरूमियों को मद्देनजर, जी ये किसी का माइक अनम्यूट है। देखिए प्लीज अपना माइक, महजूर अपना माइक म्यूट करिए, महजूर। जी, तो वो जो ख्वाहिश होती है वो भी इंसान को बाज दफा नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि इस शख्स ने सामने बैठे हुए एक कपल की एक हरकत से, एक दिल है ना, ख्वाहिश आ गई, उसने ख्वाहिश कर दी और उस ख्वाहिश का खमियाजा उसे किस तरह भुगतना पड़ा कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसने उसके बिगाड़ में मजीद काम किया। और आखिरकार वो जब दुनिया फानी से रुखसत हो रहा था तो उस वक्त भी उसने यही ख्वाहिश जाहिर की। अपनी ख्वाहिश से वो इस कदर मजबूर था कि किसी ना किसी तरह से उसने चाहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, और अपनी वसीयत के करने के बाद वो समझा कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और बाकी मेरे ख्याल में अहबाब तबसरा करेंगे तो मजीद ये अफसाना हम पे वाज़ेह होता जाएगा कि इसका असल क्या था। और सताइसी तौर पर तो मैंने बात शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया। सही सही। शुक्रिया साइमा, साइमा सुनी। पहली बात तो ये कि काइंडली मैं कई बार कह रही हूँ कि ये नशिश शुरू हो चुकी है, काफी देर पहले शुरू हो चुकी है, रिकॉर्डिंग चल रही है। जो भी मसरूफियत है वो माइक म्यूट करके कर लीजिए। बात अव्वल तो तवज्जो नशिश पे रखें, लेकिन अगर कोई मसरूफियत हो ही गई है, कोई मसला हो ही गया, तो माइक म्यूट कर लीजिए, वरना हम जो गुफ्तगू करने वाला डिस्टर्ब होता है इस बात से। अच्छा, आ, ये जो तन्हा ये इस अफसाने में एक बात ये है कि देखिए ना, मैं तन्हा हूँ, मर्द भी हूँ। ये जो एक बात वो होती है कि तन्हा हूँ, मर्द भी हूँ, तो ये क्या हम जब अफसाना लिखा जाता है, जब हमारे यहाँ अफसाना लिखा जाता है, तो माशरा भी ऐसा ही है। मर्द का ही वो की ये ख्वाहिश हो सकती है कि वो उसे कांधा चाहिए, उसकी तन्हाई दूर हो। बतौर इंसान औरत की शायद ये ख्वाहिश नहीं हो सकती, या वो कह नहीं सकती, लेकिन तन्हाई का अजाब तो बाज दफा दोनों ही उठा रहे होते हैं ऐसे। तो ये जो एक बात होती है कि अगर यहाँ ये बात ही रखी जाती कि इंसान हूं मैं, मुझे भी वो ये रख मर्द का, जो हमारे माशरे में, जो कि मर्द ही इस चीज का इजहार कर सकता है या वो कर सकता है, तो या मुख्तलिफ माशरों में, इसलिए इसमें मर्द का जिक्र, मर्द है कि मर्द भी हूँ, इसलिए मुझे तो तन्हाई दूर करने की जरूरत है। तो खैर, इस पर हुसैन नवेद साहब से भी दरख्वास्त करते हैं अफसाने पे गुफ्तगू। हुसैन नवेद साहब। हुसैन मौजूद है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। आपकी उनका आवाज आ रही माइक है। अच्छा म्यूट है, चलिए, उनका हुसैन का। चलिए कोई बात नहीं, हम तब तक ऋषि खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी ऋषि साहब। जी शुक्रिया। मैंने चूंकि रबर साहब के कई अफसाने पढ़े हैं, तो इनकी एक
बड़ी अहम खूबी है कि ये तफसील में भी जाते हैं, बड़ी जुजियात उसमें होती हैं, मगर इस तरह नहीं होता कि कहीं लगे कि जुजियात जो है वो कुछ ज्यादा डिटेल में चले गए हैं और जो असल लाइन है उससे हट गए। ये एक बड़ी बहुत बड़ी खूबी है जो मैं समझता हूँ बहुत कम अफसाना निगारों में होती है। जहां तक इसके सब्जेक्ट का ताल्लुक है, इसमें भी बहुत सारे पहलू हैं मेरे मेरे नुक्ता नजर से। मैंने एक कारी के तौर पर इस पर इससे मिलते जुलते या इस सब्जेक्ट पर सबसे पहला अफसाना पढ़ा था चेखोव का वार्ड नंबर 6। तो वार्ड नंबर 6 से शुरू होकर इस तरह के टॉपिक्स पर जितने भी अफसाने मैंने पढ़े हैं उस पे, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि इसके बहुत सारे जाविये हैं। जिस तरह के अब साइंस में ये बताया जाता है कि इंसान का दिमाग जो है वो इतना बड़ा कारखाना है कि उसमें हजारों कंप्यूटर समा सकते हैं। तो तो दिमाग से मुतल्लक जो मामलात हैं वो उनका भी मामला कुछ इसी तरह का है। मगर एक बात जो इसमें बहुत सारे पहलू इस अफसाने में हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि दो चार पर इस तरह बात करूं कि जो इस तरह के अस्पताल हैं या इस तरह के डॉक्टर्स हैं या इस तरह के जो अदारे हैं जो इस तरह के इमराज के साथ डील करते हैं, उनका तरीका जो है वो कई लिहाज से बड़ा जालमाना है। एक बार जब बंदा वहां चला जाता है तो वो अब फिर डॉक्टरों के रहमो करम पर है कि वो डॉक्टर कब इजाजत दें उसे कि हाँ अब ये ठीक हो गया है। बिल्कुल। आम किसी और बीमारी की तरह ये देख करके हाँ भाई अब बुखार भी उतर गया है और अब तबीयत ठीक है और ये अब को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ऐसा वहां नहीं होता। और ये मैंने देखा है कि ये बहुत जगह पर इस तरह का ये सिलसिला होता है जिसमें मतलब जब अगर हम चेखोव के अफसाने की तरफ जाएं तो वहां तो डॉक्टर के साथ हुआ था, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो एक मरीज के बारे में ये समझना शुरू हो गया कि भाई ये तो ठीक है, तो सब ने मिलजुल कर फिर उस डॉक्टर को ही मरीज बना दिया। सही। तो दूसरा इसमें देखिए, जो जिस बंदे के बारे जिस करेक्टर के बारे में ये सारा अफसाना है वो इस माहौल का नहीं है। ये सारा अफसाना एक तरह से यूरोप के माहौल का और मुझे तो बल्कि लगता है कि जर्मनी के माहौल का ही है, जो भी इसमें से मुझे कारी के तौर पर नजर आया है। वो इस माहौल का नहीं है, वो सारी चीज़ों को जानता भी नहीं है, मगर एक इंसान के तौर पर उसकी जो ख्वाहिशात हैं, और यहाँ पर वो कोई बाकायदा कोई बड़ी ख्वाहिश के तौर पर भी नहीं आया है, वो उसने ऐसे एक छोटी सी बात महसूस की और उसका उसने इजहार कर दिया। मगर उसका वास्ता पड़ा है एक ऐसे आदमी के साथ, मतलब जो मर्द है जिसने टेलीफोन किया है, कि वो खुद इसी तरह के अदारों से मुंसलिक है और उसकी बात इतनी आसानी से सुनी गई है कि वो अभी बस से उतरा ही है तो अगले उसको पकड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उसकी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन बाकी सारा जो रवैया उसके साथ इख्तियार किया गया है वो मेरे ख्याल में इलाज से ज्यादा उसके मरज को बढ़ाने का बायस बना है, उसकी मौत का बायस बना है। और इसका जो बेशक बराह रास्त इसमें नहीं कहा गया, लेकिन मुझे कम अज कम ये महसूस हुआ है कि जो इस तरह के क्लिनिक हैं, इस तरह के अस्पताल हैं,
اس میں بعض اوقات یہ ایک بڑا ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور جہاں پھر اگر کوئی مریض جو ہے اس کے لواحقین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا پیچھا کر سکے، بتا سکے، ان کی آ کر پوچھ گچھ کر سکے کہ بھئی کیا حالت ہے، آپ کون سے ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، تو وہاں تو پھر اس کا ایک طرح سے باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور جیسے یہ ہے کہ وہ پھر بیمار ہوا اور دوسرے ہاسپٹل میں گیا اور وہاں سے اسے بھاگنے کا موقع ملا، تو وہ ایسے ہی کوئی کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے اداروں کا ایک بہت منفی پہلو ہے جو میں ذاتی طور پر بھی ان چیزوں کو تھوڑا سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک علامتی اس نام لے کر، اور وہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں ایک چھوٹے سے پوائنٹ کا سہارا لے کر رہبر صاحب نے جو افسانہ لکھا ہے، وہ ساری ڈیٹیل آخر کار یہی شو کرتی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ان میں ان کا رویہ کافی حد تک غیر انسانی ہوتا ہے جو اس بندے کے ساتھ۔ تو پہلو تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ دوسرے دوست اس پر پھر بات کریں۔ میں چلیے ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، پسند ہے افسانہ، اور میں رہبر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ صحیح صحیح۔ اچھا یہ جو ہے کہ شکریہ رشید خان صاحب، اداروں کا تو خیر جو حالات ہیں، اور یہ بہت بھرپور صحیح توجہ دلائی کہ عام طور پہ بخار کھانسی یا کوئی اور ہو تو بندہ ڈسچارج ہو سکتا ہے، اس کو لگے کہ جی میں، لیکن یہاں تو ڈاکٹر ہی جب تک نہیں کہے گا کہ اب آپ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، اس کی مرضی پر ہے، وہ اپنا پیسہ بنانے کے لیے دیر تک رکھے، یہ مکمل طور پاگل کر دے، یا کیا صورت ہے۔ کاؤنسلنگ بہرحال ایک اور وہ ہے ضروری، وہ ہے کہ کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک جو اس افسانے میں وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اگر فرض کرے تمہاری بیوی ہوتی تو تم کیا اس طرح کر لیتے، تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ یہ جو عمل تھا اس کی جو کہیں ذہن کی کہیں کوئی گرا تھی، جس کو ادارے نے ایک بہت زیادہ ہی اس کو کر دیا، لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ عمل ایک مسئلہ بن رہا تھا نا۔ تو بہرحال اس پہ ہم کیا شاہین صابرہ شاہین سے بات کریں افسانے پہ؟ جی میں نے افسانہ نہیں پڑھا، ورنہ میں ضرور بات کرتی، مجھے سامنے اگر وہ افسانہ ہوتا، اچھا اور بلکہ یہ تجسس ہو صابرہ رہا ہے، یہ چیٹ پر موجود ہے، چیٹ تجسس پر ہو، موجود ہے، چیٹ میں جی موجود جی ہے افسانہ، زوم چیٹ میں موجود ہے، چراغ ہمیشہ موجود ہے۔ میں اصل میں کمبل میں منہ چھپا کے پروگرام سن رہی ہوں، چلیے اندھیرا کوئی کر بات کے نہیں، بہت آپ ایک بہت کام سخت کیجیے کر گا، دیا، ٹھیک بہت ہے کوئی سخت بات کر نہیں، دیا یہاں پہ۔ آپ ایک کام کیجیے گا، جب افسانہ پڑھ لیں تو اپنی رائے دے سکتی ہیں اس پہ، جی چراغ بالکل، ہمیشہ دے جی دیجیے گا۔ بالکل، ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بالکل۔ ٹھیک ہے۔ مہجور بدر صاحب آپ سے درخواست ہے افسانے پہ گفتگو کریں۔ مہجور، السلام علیکم۔ وعلیکم ہلو، السلام۔ ہاں ہاں آواز آ رہی ہے آپ آواز آ کی۔ رہا ہے؟ ہاں اچھا، بہت خوبصورت افسانہ ہے ماشاءاللہ، اس افسانے کو میں نے پڑھ لیا، بہت مزہ آیا۔ مظہر علیہ السلام صاحب اور دوسرے وہ ہمارے ڈاکٹر رشید امجد صاحب ایسے افسانے لکھتے ہیں، بہت مزہ دیتے ہیں۔ مجھے تو ذاتی طور پر ایسے افسانے بہت پسند ہیں۔ اس افسانے میں تجسس بہت اچھا تھا، ایک ایسا آدمی جو نارمل آدمی ہے، جو معاشرے کی جو رویہ ہیں ان کی تلخیوں کی وجہ سے اس کو پاگل پن کی حد تک لے جاتے ہیں اس کو۔ تو اس میں یہ جو پہلے بھی ساتھی بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر جب ایسے ہو جاتے ہیں جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ مطلب دانشور نہ ہو جائیں، اپنے کام سے ماہر نہ ہو جائیں، تو وہ نارمل آدمی کو ان نارمل بنا دیتے ہیں۔
اس میں تو یہ ٹچ بھی ملتا ہے. دوسرا جو وہ ایک آدمی ہے اس کے دل میں احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں. جب اس نے یہ احساس کا اظہار کیا کہ میرے سر کو کاندھا دو، تو وہ اس بات کو برا مان گئے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ افسانے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک غیر حقیقی دنیا میں ہو سکتا ہے یا حقیقی دنیا میں، تو ادھر بھی ایک پاگل پن بھی نظر آتا ہے اسی ایک شخص میں. ہو سکتا ہے یہ اسپرچول اس کے اندر جو دو شخصیت ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ جو نمودار ہوتا ہے. جب اس نے یہ اظہار کیا کہ میرے سر کو کندھا دو، تو وہ جو آدمی تھا اس نے برا مان لیا اسی بات کو. تو خامخواہ تو جو بھی آدمی ہو جائے تو اس کو برا مان لیتا ہے، تو اس کر کٹ کر کے اس کو اسپتال بھیج دیا. تو آخر میں بھی اس نے خط لکھا کہ میرا جو ہے میت کو بھی وہی کام دے دوں. تو اس افسانے میں یہی چیز ہے. بہت اچھا افسانہ ہے برادر. صحیح. مہجور، آپ یعنی آپ کے خیال میں اس افسانے کا میں افسانے کا ایک موضوع تو لیا ہی ہے انور ظہیر احمد نے. موضوع تو اپنی جگہ انفرادیت حیثیت رکھتا ہی ہے، مگر ساتھ ہی اس افسانے کو بڑھتا بھی بہت خوب ہے انور ظہیر احمد صاحب نے تخلیقی لحاظ سے. اس میں کہیں بھی جو کہ ابھی رشی خان صاحب کہہ رہے تھے کہیں جزیات پر بات کرتے ہیں انور ظہیر احمد، مگر کہیں بھی کچھ اضافی ایسا نہیں لگتا کہ جس سے طبیعت بوجھل ہو. بہت خوبصورت، نہیں بہت نہیں، بہترین طور پہ لے کے چلے ہیں افسانہ انور ظہیر احمد صاحب. اس میں اس جی میں جی. بہت اچھا جزیات نگاری بھی تھا، اور ہوں اس میں جو ہے فن بھی تھا. جو افسانے کا جو حق تھا اس نے ادا کیا. مطلب جو شروع ہوتا ہے تو بھی بہت خوبصورت تھا، درمیان میں بھی، اور کلائمیکس بھی تو انتہائی خوبصورت تھا. مجھے تو ہوں. بہت اچھا لگا جی. بہت اچھا افسانہ صحیح تھا. صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ مہجور بدر، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہین کاظمی موجود ہیں، ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ افسانے پہ گفتگو آپ کی اہم ہوگی. جی. بہت شکریہ انجلا. ہوں. انور بھائی بہت اچھا لکھنے والے ہیں، اور یہ افسانہ جیسے رشی صاحب نے بھی کہا کہ وہ بہت خوبصورتی سے جزیات پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں مجھے لگا کہ کچھ چیزیں جو تھی وہ زیادہ ہو گئی. جیسے اگر آپ پہلا گراف دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ لمبی سی بس میں سوار کروا دیا. بس دیکھنے میں کیڑے لاروے سے ملتی جلتی تھی. بس ہائی وے پہ بھاگ رہی تھی، اور بس میں بیٹھ کر یہی لگ رہا تھا کہ بس کا انجن بھی اس سے زیادہ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بس کا لفظ بار بار اس کی جگہ، مطلب اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، اور یہ یہاں ٹھیک. پہ یہ تھوڑا سا یہ فیل ہوں. ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا. صحیح ہے. اور ہوں. دوسرا مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایک آدمی جو مطلب دیکھنے میں بظاہر نارمل ہے، اس میں ہوں. کچھ ایسا اس نے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، اور ایک وہ جملہ کہتا ہے اور اسی ایک جملے کی بنیاد پہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کی کوئی ہوں. سنوائی نہیں ہوتی ہے. عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی کہانیوں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر یورپ کا ماحول دکھایا گیا ہے تو میرا خیال عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ہوں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے بے رحم ہیں، ادارے بے رحم ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ہوں. آدمی ایک طرف کہتا ہے کہ مجھے کہیں بھی کوئی پناہ نہیں ملی، کہیں بھی کوئی جاب نہیں ملی، میں 7 سال سے مختلف ملکوں میں بھٹک رہا ہوں. تو ظاہر ہے اس آدمی سے تو انہیں پیسے کی وہ نہیں تھی، اور نہ ہی اگر وہ پراپر پناہ گزین بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی کسی حرکت نے یا اس کے کسی جملے نے کسی دوسرے کو مطلب اس حد تک نقصان پہنچایا تھا کہ وہ قابل گرفت ہوتا. اس لیے ہوں. مجھے یہ پوائنٹ لگا کہ یہ تھوڑا یہاں پہ کمزور رہ گیا حصہ. اس کو بیس اچھی بنانی چاہیے تھی. اور ڈاکٹر کا رویہ بھی مجھے تو وہ بیسیکلی وہ اب نارمل لگی کہ اس کی پروفیشنل جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے، اور صرف ایک جملے کی بنیاد پہ اس کو اس طرح کسی بھی کلینک میں ڈیٹین کیا جانا، یہ
पॉसिबिलिटीज में नहीं आता है। ये मेरी अपनी राय है, दोस्त इससे मतलब जरूरी नहीं कि इत्तेफाक करें, लेकिन मुझे यही लगा कि इस छोटी इतना मतलब इस एक जुमले पे इतना बड़ा खड़ा नहीं किया जा सकता कि एक बंदे को डिटेन कर लिया जाए और वहाँ उसका कोई पूछने बुलाने वाला नहीं हो और उस पे तजर्बे किए जा रहे हैं। और ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन इस हद तक मेरा ख्याल है नहीं जा सकते हैं कि कोई पूछ पड़ताल नहीं हो कि अच्छा ये बंदा है तो ठीक है जी, इसको जो मर्जी कर लो, इसको हम पागल करार दे देंगे और एंड पे इतना उसके साथ करेंगे कि वो पागल हो जाएगा। इसके अलावा फिर एक चंद और जुमले थे जिन्होंने मुझे कहा कि जैसे वो कहते हैं कि मामूली छोटे छोटे हैं कि वो कहते हैं कि वो किसी न किसी मसाइल पे, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे मसला होता तो ज्यादा ये जुमला खूबसूरत होता। अच्छा। कि किसी न किसी मसले पे वो बात कर रहे थे। और जैसे आपने पॉइंट उठाया कि वो मर्द कहते हैं, तो अगर यहाँ पे सिर्फ इंसान की बात होती तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा जामे फिक्रा होता कि हर इंसान को उसमें मर्द और औरत की तखसीस करके तो उन्होंने उसको महदूद कर दिया है। या मतलब मुझे लगा कि ये चीज महदूद हो गई है। और ख्वाहिश, मेरा ख्याल है ये इसको उसने जब ये कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन एक तरफ मुझे इसका ये पॉजिटिव पॉइंट लगा कि ख्वाहिशात जो है वो इंसान के लिए मतलब उसके लिए तबाही का बायस भी हो सकती हैं। लेकिन इस बेचारे की ख्वाहिश इतनी बड़ी नहीं थी कि जो मतलब इस हद तक उसको ले जाती। और इसका इख्तिताम भी मुझे लगा कि अब वो डॉक्टर कहाँ से उस बंदे को ढूंढती फिरेगी कि अच्छा वो बंदा आए, और इसका इख्तिताम भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। ठीक है। जी अच्छा, सही है। हाँ जी। शाहीन काज़मी, आपने बहुत से उस पर तवज्जो दिलाई। कहीं ऐसा तो आप नहीं कहना चाह रही कि गोया इतनी सी बात पे डिटेंड कर लेना, गोया किसी एजेंसी ने उठा लिया किसी बात पे। एग्जैक्टली आई डोंट वांट टू से दैट, बट लेकिन ये ऐसा ही है। कैसा लग रहा था जैसे बस किसी मारखोर के हत्थे चढ़ गए हो। चलिए समझ गए। सही। हाँ, एक बात है, जो मुख्तलिफ खत्तों का भी फर्क होता है कि मुख्तलिफ ममालिक का माहौल कैसा है। यहाँ तो खैर हम समझ सकते हैं कि यहाँ तो ऐसा माहौल है कि अगर कोई आदमी इस तरह कह ही दे तो किसी जोड़े को, तो वो सिर्फ बुरा मानने तक नहीं होगी, नागवारी तक नहीं होगी, शायद मारपीट पे भी आ जाए बात लेकिन हर खत्ते के मुख्तलिफ हालात होते हैं, उसमें उसकी क्या सूरत हाल होती है। और वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि अगर इसको काउंसलिंग की तरफ देखा जाए कि कोई शख्स, क्योंकि किसी को पागल कर देना एक बहुत मनफी अमल हो सकता है, और यकीनन एक मामूली सी गिराह को सुलझाने के बजाय उसको पागलपने की तरफ ले आना। लेकिन एक चीज होती है काउंसलिंग, जिसकी मेरे ख्याल में हमारे यहाँ के हर इदारों में जरूरत होती है। किसी गिराह को सुलझाना ही पड़ता है कि कहीं कुछ मसला आ रहा है तो उसको देखा जाए, उसको बात की जाए। तो ये भी कुछ शोबों में ये भी हो सकता है। तो इसको इदारों पे मतलब मेरे ख्याल मुकम्मल तौर पे अंधेरा नहीं है कि ऐसा ही हो कि जी बिल्कुल हर इदारा इतना ही मनफी रोल हो। अगर काउंसलिंग का अमल हो, बात की जाए, तवज्जो दी जाए, तो शायद कहीं कोई इंसानी जहन में कोई गिरह बनी भी है तो वो खुल सकती है। जी अमजद बाबर साहब, हमसे आपसे दरखास्त है, अफसाने पे गुफ्तगू कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है जी शरीफ आप तक? जी आ रही है, आ रही है। जी शुक्रिया। अनवर ज़हीर रहबर साहब हमारे मोहतरम दोस्त हैं और जर्मनी में मुकीम हैं और माशाल्लाह खूब लिखते हैं। अच्छा, मैं जो चीज इनके अफसाने में मुझे जिस चीज ने इंस्पायर किया वो इनका उसलूब है। इनका ऐसा उसलूब है, मैंने बगौर नाकदाना नजर से भी देखा कि ये बाकायदा एक अपना उसलूब रखते हैं। किसी भी फनकार के लिए ये बात बहुत जरूरी होती है कि वो किसी के रंग में ना लिख रहा हो, उसकी तहरीर का और
मैं समझता हूँ, जैसा कि आप भी जानते हैं, कि अफसाना बेसिकली तो हकीकत और तख़य्युल का इम्तजाज ही होता है, और एक किरदार की जो पेशकश है वो भी अफसाना हो सकती है। तो इस एतबार से अनवर ज़हीर रहबर साहब ने जिस तरह मुनासिब समझा, कहानी को कंसीव किया और फिर उसे लफ्ज़ों के कालम में ढाला। अच्छा, अब आप ये कह दें कि इसका ये भी हो सकता था और वो भी हो सकता था, ये तो हर अफसाने के साथ हो सकता है। इतना हक तो कार को देना चाहिए कि वो जिस तरह अपनी बात कहना चाहता है वो कह सके, और मैं समझता हूँ यही तख्लीकी आज़ादी होती है किसी राइटर की। इस तरह हम किसी भी नज़्म या किसी भी गज़ल के बारे में कह सकते हैं कि इसका अंजाम इस तरह नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जैसे हम ड्रामों, फिल्मों पे भी ये बात कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये राइटर का बुनियादी हक है कि वो जिस असल चीज ये देखने वाली होती है कि आया उस राइटर ने जो चीज लिखी है, जो बात वो कहना चाह रहा था, क्या उसको वो पहुंचा सका है। अब इसमें राइटर का अपना भी अमल दखल होता है कि आया वो अपनी बात को किस रंग ढंग और ढब से करता है। तो ज़हीर रहबर साहब माशाल्लाह समझदार शख्स हैं, और वो समझते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने अफसाने की क्राफ्ट में रहते हुए कैसे अपनी बात अपनी कारीन तक पहुंचानी है। तो चीज ये है कि इनके यहाँ मुझे जो चीज नजर आई है वाज़ेह तौर पे, वो ये है कि कहानी इनके दिमाग में मुकम्मल तौर पर महफूज है। राइटर किसी भी जगह पे तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं है कि उसने आगे चलकर क्या करना है। ठीक है, ये हमारे यहाँ सही। अक्सर मैंने देखा, अफसाना निगार इसमें डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, फिर वो बेजा तवालत का भी शिकार होते हैं। तो बाज़ राइटर्स ऐसे होते हैं, पंच लाइनें लिखते हैं। मैंने इस अफसाने में एक नई चीज मुझे महसूस हुई है कि ये अनवर ज़हीर रहबर साहब पंचिंग वर्ड भी लिखते हैं, कि जुमले के अंदर बाज़ का तो कोई लफ्ज़ लिख जाते हैं जो पढ़ने वाले को चौंका के रख देता है। मुझे तो इस बात से बड़ा अच्छा लगा ये अफसाना, और अनवर ज़हीर रहबर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक। सही सही सही। अफसाने को निभाया खूब है अमजद बाबर के ख्याल में। इस अफसाने को का बर्ताव, इसको वो इसको 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 कि जिस तरह से लेके चले अनवर ज़हीर रहबर साहब, सीनियर अफसानेगार है, वो जानते हैं कि इस अफसाने को किस तरह से लेके चलना है। बिल्कुल, ये तो खैर हक है राइटर का, चाहे वो शायर हो चाहे वो अफसाना निगार हो, कि वो अपने अफसाने को किस तरह से लेके चलता है। लेकिन अलबत्ता ये है कि जब कोई भी तख्लीक जब तनकीदी सतह पे आती है तो फिर गुफ्तगू करने वाले इसको मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि राइटर जो है वो उसको वो राइटर की अपनी अपनी वो होती है, एक आज़ादी होती है, शख्सी आज़ादी होती है कि वो और वो ज्यादा बेहतर तरह से समझता है कि उसने एक बात को क्यों वो लिखा है। तज्जिया अपनी जगह अहम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कोई नुक्ता अ, अ, कोई बात तवज्जो दिलाने के लायक होती है कि इस तरफ भी ध्यान थोड़ा सा दिया जाए तो शायद कुछ कहीं कोई कमी रह गई है किसी उसमें, तो उसमें निखार आ जाए। मैं इशरत मोइन सीमा साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि अफसाने पे गुफ्तगू करें। इशरत मोइन सीमा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। ये जैसा कि कई साथियों ने बताया कि पहले भी वही अफसाना पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, तो मैं भी ये अफसाना पहले भी सुन चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ। आज आपके प्लेटफॉर्म से ये अफसाना दोबारा पढ़ा जा रहा है, तो साहिब सदर की इजाज़त से मैं इस पर अपनी राय पेश करूंगी कि ये अनवर ज़हीर साहब का ये अफसाना एक कंधा चाहिए, भरपूर जुज़ियात से मामूर एक तवील अफसाना है मेरे नज़दीक। और इस अफसाने का मौजू जो है वो उर्दू अफसाने की अब तक की जो हम जिद्दत पसंदी या तरक्की देखते हैं उसकी तरफ एक इशारा भी करता है। इस मौजू के गिर्द मुसन्निफ ने कहानी जिस तरह बुनी है, मैं समझती हूँ कि लायक सताइश है। इनका उम्दा और बहुत रवां बयानिया है। अफसाने की तवज्जो जो है वो कारी की या सामे की जो है ना नहीं हटती है।
तो मैं समझती हूँ कि बिलाशुबा इनकी जो मंजर निगारी है, जो शाहीन साहबा ने अभी बताया कि उन्होंने बहुत बस का तफसीली वो उन्होंने किया है, तो उसी तरह जो उन्होंने तफसील से जुजियात, मुकम्मल जुजियात के साथ तफसीली तौर पर जो मंजर निगारी की है, तो उस पर अफसाना सुनकर एक बसरी अदब का भी गुमान हो रहा था कि जैसे कि ये अफसाना हम सुन नहीं रहे बल्कि देख रहे हैं। मुझे एक चीज जो खटक रही थी, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ती भी जा रही थी, कि वो यहाँ कुछ गलतियां हैं, जबान की गलतियां हैं, इमला की गलतियां हैं, जिसको बेहतर बनाकर यकीनी तौर पर इस अफसाने को फनी लिहाज से बेहतर बनाया जा सकता है। और उसके बाद जब हम अफसाने के उन्वान के ऊपर आए, तो जैसा कि उन्होंने ये एक कंधा चाहिए, कंधा या जिस्मानी ताल्लुक इंसान को कब चाहिए होता है, आगोश है जैसे, या बाजुओं का हिसार है, या गले लगाना, या तमाम जिस्मानी ताल्लुक जो हैं वो किसी जज्बाती ताल्लुक की निशानदेही करते हैं, जैसे माँ की आगोश है, या दोस्तों को गले लगाना है, या महबूब का बाजुओं के हिसार में आना है। लेकिन यहाँ पे अनवर ज़हीर साहब का ये किरदार, जो कि एक तन्हा मुहाजिर शख्स है, एक कांधा मांगने की दरख्वास्त करता है। यहाँ उसकी मैं समझती हूँ कि उसकी जहनी इख्तिरा या नफ्सियाती ख्वाहिश इस बात की भी गमाज है कि वो जिंदगी को बरतना नहीं जानता, या वो यहाँ पे अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रहा है, और वो जिंदगी से अपने आप को दूर देख रहा है। वो शख्स जो श्रीलंका के गाँव में खेती बाड़ी करते हुए यूरोप के जदीद शहर तक पहुंचता है, जहाँ पे रेलवे की पटरियां बदली जा रही हैं, और वो बस में सवार होता है, और एक जोड़े की आपस में कुर्बत देखकर इस ख्वाहिश का इजहार कर देता है कि उसे भी सर टिकाने के लिए एक कांधा मिल जाए। तो यहाँ पर इस बात की मैं मतलब शाहीन साहिबा के साथ हूँ इस बात में कि यूरोप में सिर्फ इस एक जुमले की बुनियाद पर अमूमन तो नहीं किसी को न्यूरो हॉस्पिटल भेजा जाता, लेकिन आजकल के जो हालात हैं, जिस तरह से जो यूरोप के इस वक्त जो यहाँ पे महाजिर और दूसरे जो लोग यहाँ पे बढ़ती हुई तादाद है लोगों की, यूरोप में आजकल सिर्फ इस एक जुमले की बुनियाद पर न्यूरो अस्पताल में बतौर तजुर्बा ऐसे शख्स को दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं जिसमें इंसानों पर तजुर्बात के लिए ऐसे इस किस्म के लोग जो बेआसरा हों, जिनका आगे पीछे कोई ना हो, वो आसान हदफ होते हैं। इसलिए इस बात को मैं अपने नज़दीक समझती हूँ कि काबिल कबूल है। लेकिन यहाँ डॉक्टर का किरदार मुझे थोड़ा सा मतलब बेहतर नहीं लगा। और इसके बाद जो कहते हैं कि वो जो आखिर में मैं आऊँगी अफसाने की तरफ, कि वो जो कहते हैं उसकी ख्वाहिश है कि उसको जोड़े को आखिर में तलाश किया जाए, और उससे बदला लेने की गर्ज से कांधा देने की जो ख्वाहिश है, उसे उन्होंने वो पर्ची में लिख के वो पड़ोसी के हवाले करता है। तो ये सब चीज़ें तो वाकई अफसाना, आखिर में ये कहानी जो है कुछ हकीकत से निकल के थोड़े अफसाने की तरफ आ गई है, तो हकीकत से दूर हो जाता है ये। लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल तौर पर इसे एक अच्छा अफसाना कहा जा सकता है, जो कारी की तवज्जो लेता है, जो समाजी मसाइल की जानिब जो है निशानदेही करता है, अवेयरनेस देता है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इसको तवज्जो से पढ़ने और इसको मजीद बेहतर करने के लिए अनवर ज़हीर साहब से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर मजीद काम करें, और इसको मजीद ज़बान के लिहाज से और उसके लिहाज से इस पर काम करें, और इसको मजीद अच्छा कर सकते हैं। बेहतरीन अफसाना पेश करने पर मुबारकबाद पेश करूंगी आपके फोरम को भी और अनवर ज़हीर साहब को भी। बहुत शुक्रिया। ठीक है इरशाद मोइनुद्दीन साहबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन मैं एक बात समझती हूँ, ये मेरी राय है कि जिसकी बात को शाहीन काज़मी ने भी कहा और आप भी कह रही हैं कि वो जो आखिरी है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो कहता है कि वो लोग भी आए और जिन्होंने उसको वो किया था, तो उसकी मैयत को करने, तो ये अफसाना वो कहाँ से लाए, वो ये एक नामुमकिन सी बात है, या ये अफसानवी सूरत हाल हो गई। बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल ये अफसाना और हकीकत का एक इम्तजाज ही होता है। अफसाने में भी कहीं ना कहीं एक वो होती है। ये मेरे नजदीक तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं आ सकती जहन में, बिल्कुल आ सकती है। और ये चीज वो सोच सकता है, इंसानी जहन है वो जिस जिस मरहले से गुजरा है, और कहीं ना कहीं तो उसके अंदर ये बात चल रही होगी कि मैं उनकी वजह से यहाँ आया और मौत तक आ चुका हूँ, तो उसको भी अब उनको आना चाहिए मेरे कांधे देने। तो मैं नहीं समझती, मेरी राय में ऐसा नहीं है कि ये बात कुछ बहुत ऐसी है जो हो नहीं सकती।
हाँ, उसको उसको उस पर उसको अमली तौर पे अमली जामा पहनाना है कि वो लोग जरूर आ भी जाएं, ये एक अलग बात है। जैसे कि शाहीन काजमी ने कहा कि वो डॉक्टर कहाँ ढूंढती उन लोगों को, लेकिन ये सोचना या इस तरह का वो उनको भी होना चाहिए। मैं नहीं समझती कि ये नहीं वो सोच सकता, बिल्कुल वो सोच सकता है इस चीज को। अफसाने में और क्या वो हो जाना चाहिए, निखा इसको इस पर इरशाद मोइन सीमा नसर ने तवज्जो दिलाई। ये भी वो कहा कि एक तजुर्बे के तौर पे भी लिया जा सकता है यूरोप में एक ऐसे शख्स को जो जिसपे, लेकिन जिस मरहल से उसको गुजारा जा रहा है वो महज तजुर्बा नहीं लग रहा, वो तो एक सफाकी का अमल लग रहा है बहरहाल। तो जी सरवर गजाली साहब, आपसे दरख्वास्त है अफसाने पे गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया। मैंने अफसाने को पढ़ा, सुना, और तमाम गुफ्तगू जो यहाँ होती रही वो मैं बहुत गौर से सुनता रहा और सोचता भी रहा इस दौरान कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं क्या कहूँगा। इसके तमाम पहलुओं पर इस खूबसूरती से जामे अंदाज में मुफस्सल तरीके से बातचीत हो गई है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे अमजद बाबर साहब ने ये बात कही और यहाँ पर फिर बाद में भी ये बात आई इशरत मोइन सीमा साहिबा के साथ, और फिर आपने भी अभी ये कहा, तो इस अफसाने को मेरा ख्याल है कि उस अफसानवी रंग में ही देखना ज्यादा बेहतर है, और इस पर तमाम चीजों को हकीकत के साथ मुंतबिक करना शायद मुनासिब नहीं। चूंकि ये एक अनवर ज़हीर रहबर साहब ने यहाँ पर एक तीसरी दुनिया के इंसान का अलमिया पेश करने की कोशिश की है कि वो उसकी जिंदगी के क्या क्या मसाइल हैं और वो यहाँ यूरोप में आने के बाद भी उसके साथ क्या मसाइल पेश आते हैं, और इस चीज को उन्होंने बहुत कामयाबी से पेश किया है। वो उसकी उठान अगर इस तरह से है तो ये बात अपनी जगह यकीनन अनवर ज़हीर रहबर साहब भी जानते हैं, क्योंकि वो मेरी तरह वो भी इस तरह के मामलात में अक्सर व बेशतर शामिल रहे होंगे। तो नॉयरो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो पॉइंट आपने उठाया काउंसलिंग का, उसका बहुत ज्यादा एहतमाम होता है, और ऐसी काउंसलिंग में मैं खुद भी शामिल रहा हूँ। मैं इस बात की मतलब तस्दीक कर सकता हूँ, और ऐसे लोगों को तख्ता मश्क वगैरह बनाने के जो या बहुत ज्यादा जाबिराना अंदाज वगैरह की बात है, ये सब हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। अनवर ज़हीर रहबर साहब ने इस अफसाने में नहीं पेश किया है, और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है उसमें उस बात की इजाजत नहीं है कि किसी आदमी को एक मामूली सी बात पर तख्ते मश्क बनाया जाए या उसको इस तरीके से एक तरह से ये इंटरोगेशन है, बंद रखना है, ये सब कुछ नहीं होता। मैं खुद कई एक लोगों को ऐसे नैरो हॉस्पिटल से पाकिस्तान भिजवा चुका हूँ जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और जो एक साहब बांग्लादेश, उनको ले जाना था, उनको मैं बांग्लादेश पहुंचा कर भी आया था। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन जो मसाइल की तरफ अनवर ज़हीर रहबर साहब ने तवज्जो दिलाने की कोशिश की है वो एक अहम बात है। और दूसरी बात ये कि एक अलमिया उन्होंने पेश किया है, जो कि एक कांधा की ख्वाहिश में इंसान कांधे पे सवार हो जाता है, यानी कि उसकी मौत का वो मसला सामने पेश किया उन्होंने। कांधे से उस कांधे को उन्होंने मिलाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा अलमिया और बहुत ज्यादा तासुफ की और परेशानी की बात है। तो मेरे ख्याल से मजमूई तौर पर हमें अफसाने के इस जो डिक्शन है, जो उसके बुनत है, जो कारी की तवज्जो को अपनी तरफ खींचे रखना है, उनको बांधे रखना है, इन सब चीज़ों पर अगर फोकस करें तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा अफसाना है। और इसके लिए मैं अनवर ज़हीर रहबर साहब को, आपके फोरम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस अफसाने का चुनाव किया और उनको हमें सुनने की, बातचीत करने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया सरवर गजाली साहब। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। इशरत मोइन सीमा साहबा ने कहा है, बल्कि अनवर ज़हीर रहबर भी मुझसे कह रहे थे कि तवील अफसाना है। कहीं से भी तवील अफसाना इसलिए नहीं लगा
کہ دلچسپی ہمیں شروع سے لے کے آخر تک بنی رہی، تو طوالت تو محسوس نہیں ہوئی، یہ تو اپنی جگہ فیکٹ ہے۔ اور ایک چیز جو ہے کہ یہ تیسری دنیا کے آدمی کا المیہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجیز کے اس نظام میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کاندھا چاہیے، اس کو ایک اور طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس تنہائی کو جس میں وہ اگر وہ یورپ کے کسی ملک میں جا کے بس رہا ہے یا کہیں، تو وہ شدید تنہائی کا شکار ہے، بلکہ تو ساری دنیا ہی میں ایک ایسی صورتحال ہے کہ تنہائی کو موضوع بنایا گیا، اس میں مرد اور عورت کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اس میں مرد کا وہ نہیں لکھتے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ مرد اور عورت نہیں، تنہائی جس کا انسان کے اتنے مشین ٹیکنالوجیز، مشینی نظام، ہر شخص اپنے ہاتھ میں موبائل لیا ہوا ہے، ہر شخص زیادہ اس میں ہے، تو اس میں تنہائی کو موضوع اگر بنایا جا رہا ہے اس افسانے میں جیسے کہ بنایا گیا ہے، تو یہ تو اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی آسرا چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے جیسے سبق تعالیٰ نے توجہ بھی دلائی کہ موضوع بہت اہم ہے اس کا، اور اس موضوع کو محض یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ اس کو ایک محض اس میں دیکھا جائے کہ نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہیں میں، یہ موضوع بھی آج ہی کا موضوع ہے، ابھی کا موضوع ہے۔ انسان ساری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے۔ میں اب درخواست کرتی ہوں راشد جاوید صاحب سے جو آج کی نشست سے صدارت کر رہے ہیں، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اس افسانے پہ گفتگو کریں۔ جی بہت شکریہ۔ افسانے پر کافی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ میں کچھ تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ جو ہمارے دوستوں نے کی ہیں وہ تھوڑی دہرانا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے تو سائمہ صاحبہ نے یہ افسانہ جو ہے اس کو نفسیات کے حوالے سے لکھا افسانہ کہا، اور کہا کہ چیزیں روٹین میں ہی رہیں تو صحیح رہتی ہیں۔ ریشی خان صاحب خود افسانہ نگار ہیں، انہوں نے افسانے کی تھیم اور جزیات اور مینٹل ہاسپٹل کے حوالے سے بڑی بھرپور گفتگو کی۔ مہجور بدر صاحب کی آواز بہت آہستہ تھی، شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی سوئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو جگا دیا جائے۔ بہرحال ان جو ہمیں سنائی دی بات ان کی، انہوں نے بھی مینٹل ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے رویے پر بات کی۔ شاہین کاظمی صاحبہ نے افسانے میں جزیات جو ہیں ان کی زیادتی کا ذکر کیا اور اسے کمزور بنیاد کا افسانہ بھی قرار دیا، اور اختتام بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ مطمئن نہیں تھیں۔ امجد بابر نے افسانے کے اسلوب سے متاثر ہونے کا بتایا، اور انہوں نے کہا کہ قاری تک افسانے کی اچھی طرح سے ترسیل ہوئی ہے۔ عشرت معین سیما صاحبہ نے بھی جزیات سے معمور بھرپور افسانہ قرار دیا، اور انہوں نے رواں بیانیے میں اسے ایک جدید افسانہ بھی بتایا، اور شاہین کاظمی صاحبہ سے متفق ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک جملے پر کسی کو اس طرح مینٹل ہاسپٹل میں نہیں لے جایا جاتا، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آج کل تو یہ حال ہے کہ ایک جملے پر کسی کو مینٹل ہاسپٹل جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ جناب سرور غزالی صاحب نے کہا کہ یہ تیسری دنیا کے انسان کا المیہ ہے، اس کی کہانی ہے، اور انہوں نے اسے خوبصورت اور بھرپور افسانہ جو ہے وہ قرار دیا۔ انجلا جی نے بھی مختلف حوالوں سے جو بیچ بیچ میں سوال کرتی رہی ہیں، اٹھاتی رہی ہیں سوال، تاکہ شرکاء جو ہیں وہ ان کا گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے۔ میں انجلا سے متفق ہوں اس بات پہ کہ اختتام جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ ہاں البتہ کاؤنسلنگ کی بات جو ہے وہ میں اس سے متفق نہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی۔ یہ جو محترم انور ظہیر بابر کا افسانہ ہے ایک کاندھا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک مکمل افسانہ ہے۔ ظاہر تو یہ ایک فرد کے حصی تجربے کے تناظر میں لکھا گیا ہے، لیکن جو ہم اسے پڑھتے ہیں اور پوری دلجمی اور دلچسپی سے پڑھتے ہیں تو قاری کو اپنے جو مسنگ کاندھے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور یوں
یہ ایک علامتی افسانہ بنتا ہے. اس کی منظر نگاری جو ہے اور اس میں جو وہ بس میں سوار ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک تمام منظر نگاری اور جزیات جو ہیں وہ بالکل پوری طرح فٹ ہیں. کہیں بھی ایک لفظ جو ہے وہ زائد نہیں، نہ کوئی ریپیٹیشن ہے. جو انہوں نے رویہ بتایا ہے مینٹل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا، وہ اسی طرح سے ہم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے. اور ایک بات تھوڑی سی جو ہے وہ مجھے یہاں کھٹکی ہے کہ جس طرح سے یہ افسانہ شروع ہوا ہے اور جس طرح وہ ایک کاندھا چاہیے کی بات ہوئی ہے، وہ ایک بڑی علامتی محرومی کی بات بنتی ہے. جس طرح کہ سرور صاحب نے بھی کہا کہ یہ تیسری دنیا کے انسان کے المیہ کی کہانی ہے. لیکن اس میں جو انہوں نے ایک وہ بزرگ والی اور تائے والی بات کی ہے، تایا یا چاچا جو تھا بزرگ تھا خاندان میں، میرا خیال ہے کہ اس نے تھوڑا سا افسانے کو ڈینٹ ڈالا ہے. وہ اگر نہ حصہ ہوتا تو یہ بہت ہی خوبصورت افسانہ جو ہے وہ بنتا. یہ ادروائز تو یہ اس کو جب شروع ہوتا ہے افسانہ تو تھوڑا سا لگتا ہے مزاح ہے، لیکن پھر کردار سازی اور کردار نگاری اور ان کی نفسیات کو جس طرح سے فکشنائز کیا گیا ہے اس افسانے میں، وہ افسانے کو چار چاند لگا دیتی ہے. لیکن اب بظاہر مزاح شروع میں نظر آتا ہے، لیکن جو بندہ آگے پڑھتا ہے تو اندر تلخ حقیقت جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ افسانے کی تمام تر تعریفوں پر پورا اترتا ہوا یہ سمارٹ افسانہ ہے، جس کے لیے میں افسانہ نگار کو داد دوں گا. ہاں، آن اے لائٹر نوٹ بالکل میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل الگ بات ہے کہ کاندھے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، لیکن انور صاحب نے جو اس کا انجام کر دیا ہے اس سے تو کاندھے کی خواہش رکھنے والے ہر بندے کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ راشد جاوید صاحب، بہت شکریہ. مجھے یہ افسانہ اتنا پسند آیا تھا جب میں نے پڑھا پہلی دفعہ کہ میں نے بغیر ان کی اجازت لیے اپنے میگزین میں شائع کر دیا. میں نے انور صاحب کو ٹیگ بھی کیا تھا، شاید ان کو ٹیگ نہیں ملا، تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ افسانہ ضرور رکھیں. مجھے نہیں ملا چلیں ٹیگ. ٹھیک ہے، ٹھیک. بہت اچھا. اچھا چلیے، ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ افسانہ شائع ہو چکا ہے ویسے. چلیے ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی فورمز جو ہے نا، جو نیٹ پہ فورمز ہیں، ان میں اگر افسانہ پیش کیا جائے کوئی تو اس کو شائع ہونے والے جو ہے نا اس میں نہیں آنا چاہیے. ہاں نہیں، شائع اس میں ہونے تو کا وہ تو مطلب ہے کسی ہاں کتاب، کسی رسالے میں، کسی میگزین میں نہیں پبلش نہیں، ہو. وہ تو مجھے معلوم ہے. نہیں ہاں، Yeah. وہ آپ نے وہ مجھے معلوم، وہ اس کو اسی لیے میں نے افسانہ تنقیدی نشست میں رکھ دیا کہ وہ نیٹ پہ آنے کے اس میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر میگزین میں آ گیا ہے تب یہ مسئلہ آ جاتا ہے. نہیں، اگر بہرحال تو کسی کاغذ میں چھپے ہوئے میگزین میں آئے پھر تو مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن فورمز میں تو آتے ہی رہتے ہیں. وہ تو لفٹ بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح میں نے لفٹ کر لیا ہے. بہرحال جی انجلا جی، ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوگی کہیں؟ یہ مائک بھی آن ہے ان کا، آواز نہیں آ رہی ہے. کچھ وائی فائی پرابلم ہے غالباً. لگ رہا ہے. چلیے خیر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میں ذرا سے لمحوں کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں اب میں شکر گزار ہوں آج کی نشست کے سلسلے میں. مہجور بدر نے اپنی نظم پیش کی اور افسانہ پیش کیا انور ظہیر رہبر صاحب نے. آج کی نشست سے دارت راشد جاوید احمد صاحب نے کی. چونکہ اس نشست کے ختام کا نام مسعود قمر صاحب کرتے ہیں، تو مسعود قمر صاحب کی طبیعت ناساز ہے. ہم دعا گو ہیں کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو اور ہماری اگلی نشست میں تو وہ ضرور موجود ہو. تو ان کی کمی بھی بہت محسوس ہو رہی ہے. میں بس راشد جاوید صاحب سے
جی करती हूँ क्योंकि साहब नशे खुदाम का ऐलान करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं तमाम नासिर दोस्तों साहब। का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसमें शामिल हुए हैं और जिन्होंने बड़ी अच्छी भरपूर गुफ्तगू की, और जो नहीं कर सके उन्होंने लिखा भी। तो इसमें है फरजंद अली साहब थे, उनका नहीं पता चला कि वो किधर गए हैं। शहनाज फातिमा थी, इशरत साहिबा थी, सबात गुल थी, कामरान मुगल आए थे, और हुसैन नवीद, साइमा साहिबा, शबाना नवीद, ऋषि खान साहब, सरवर गजाली साहब, सबाहत गुल और अनवर ज़ही साहब। तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और मसूद कमर साहब की हमें कमी महसूस हो रही है, खुदा करे कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। तो एक अंजला हमेश साहबा की जो है नज़ामत, उसी के बल पे मैंने भी सदारत कर ली है। तो एक अच्छा और भरपूर प्रोग्राम रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं अपने इंतजाम बहुत शुक्रिया। मैं अपनी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। नाजिया अहमद चूंकि जॉब में मसरूफ है इसलिए वो गुफ्तगू में शरीक नहीं हो सकी, लेकिन बराबर उन्होंने रिकॉर्डिंग रखी। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। अगली नशिस्त के तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।